वेलकम बैक गाइस। इस एपिसोड में जो धमाल होने वाला है उसे सुनकर दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब मार दो और एपिसोड लाइक करना मत भूलना। हमारा 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो जल्दी से पूरा करवाओ गाइस, जिससे मैं न्यू एपिसोड्स जल्दी जल्दी लेके आऊं। अब ईयरफोन लगा लो और एंजॉय करो। चैप्टर 1009 जो देना होता है वो तो चुकाना ही पड़ता है। लेनर्ड ने ओल्ड मैन पलेज की बात सुनते ही रिलीफ महसूस किया। उसने दोपहर हुई एंजल लेवल बैटल पर अपना ध्यान दिया और क्यूरियस होकर पूछा, वो जायंट सर्पेंट फैंटम किस पाथवे के एंजल का है? पलेज ज़ोरोस्ट्रेट कुछ देर चुप रहा, फिर साय करते हुए बोला, स्नेक ऑफ फेट, लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का काउंसलर, एक सीक्वेंस 1 एंजल। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ही उनमें शामिल हो जाएगा। लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का काउंसलर, ही भी मिस्टर फूल का ब्लेसेड बन गया है। इसका कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून है। लेनर्ड की आंखें फैल गई। उसने रियलाइज किया कि मिस्टर फूल का फैक्शन 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के बराबर लगने लगा था। सच में अनफैदमेबल था। डेथ काउंसिल, स्नेक ऑफ फेट, इनकम्प्लीट मैसेंजर, मिस्टर फूल के नीचे 3 एंजल्स हैं। इसलिए क्लाइन इतनी जल्दी डेमीगॉड बन गया? अभी कितना टाइम हुआ है और मैं एंजल लेवल की बैटल में फंस चुका हूं। सोच नहीं सकता फ्यूचर में क्या होगा। लेनर्ड ने लेटर हाथ में लिया और सोफा पर बैठ गया। उसे अपनी सोल अश्योरर पोशन डाइजेस्ट करने और स्पिरिट वॉलॉक बनने की एक नई अर्जेंसी महसूस हुई। वो रिसेंटली बैकलैंड रीजन की सोल्स को प्लेकेट करने में बिजी था, लेकिन मिशंस बहुत थे, इसलिए अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया। उसे एक्सक्यूज या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था टिंगन सिटी जाने की, ताकि वो इटर्नल ब्लेजिंग सन के ब्लड की ड्रॉप से पावर्स चोरी कर सके। और हाँ, अमोन के अवतार्स की आने की स्पीड उसकी सोच से भी तेज थी। ब्रिज के साउथ रोज स्ट्रीट, हार्वेस्ट चर्च। ब्राउन प्रीस्ट रोब पहने एमलिन वाइट एक लॉन्ग टेबल के सामने खड़ा था, जिस पर कैंडल स्टैंड्स थे। वो अर्नेस्ट बोयर को देखता रहा, जो ऑल्टर पोंछने में लगा हुआ था। फिर उसने अपना राइट हैंड उठाया और कैजुअली पॉइंट किया। उस साइड, लेफ्ट साइड, वो स्पॉट गंदा है। अर्नेस्ट बोयर, जिसने भी अर्थ मदर के क्लर्जीमैन अटायर पहना हुआ था, ने गुस्से से एमलिन की तरफ देखा, फिर भी उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए उस जगह को फिर से पोंछा जिसे उसने सीरियसली नहीं पोंछा था। मैं जानता हूं तुम बहुत गुस्से में हो। ऐसा ही मैंने महसूस किया जब मुझे पता चला कि तुमने एंशिएंट कासल की इंटेल जिसे तुमने मुझे बेची थी, उसमें की इन्फॉर्मेशन छुपाई थी। और हाँ, मैं भूल गया तुम्हें बताना कि मैं भी एक विस्काउंट हूं। पिछले हफ्ते हुआ था। सैंग्विन विस्काउंट्स मून पाथवे की सीक्वेंस 5 स्कारलेट स्कॉलर से करिस्पॉन्ड करते हैं। एडवांसमेंट रिचुअल को फुल मून की इल्यूमिनेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा डिफरेंट मून फेजेस को रिप्रेजेंट करने वाले डिफरेंट मेटल्स, जेम्स और बियॉन्ड अ क्रीचर ब्लड गैदर करना पड़ता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एमलिन को पहले ही सैंग्विन अपर एशेलॉन से वादा मिला था कि उसके लिए एक फ्री एडवांसमेंट रिचुअल कराया जाएगा। फुल मून आते ही वो आसानी से एडवांस कर सकता था। पोशन प्रोफेसर की डाइजेशन की बात करें तो उसने बिना ज्यादा मेहनत के उसे डाइजेस्ट कर लिया, क्योंकि वो हार्वेस्ट चर्च में आने वाले कॉमनर्स को जो सीखना चाहते थे, उन्हें हर्ब्स और मेडिसिन के बारे में पढ़ाता था और कुछ स्पेशल पोशंस के कॉम्बिनेशंस भी सिखाता था। और यूजुअली डॉल्स कलेक्ट करना, हिस्ट्री रिसर्च करना और कैथीड्रल में वॉलंटियर वर्क के अलावा वो अलग अलग पोशंस के बारे में सोचता रहता था और सोचता था कि उन्हें अलग अलग बैटल सिचुएशंस में कैसे यूज किया जा सकता है। तुम एक विस्काउंट हो? अर्नेस्ट बोयर अचानक सीधा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर फ्लैबरगास्टेड लुक था। सैंग्विन में क्योंकि सब लॉन्ग लिव्ड हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स की संख्या लिमिटेड है, इसलिए एडवांस करना बहुत मुश्किल काम है। एक को लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है ताकि एडवांस करने का मौका मिले। लेकिन एमलिन वाइट सिर्फ आधे साल से बैरन था। अर्नेस्ट को याद था कि उसे बैरन से विस्काउंट बनने में 4 साल लगे थे। इसका कारण यह था कि उसके फादर पर आर्टिफिशियल वैम्पायर्स ने अटैक किया था। उनकी डेथ ने उसे इनहेरिटेंस दिया। बिल्कुल, एमलिन की स्मग स्माइल ऑब्वियस हो गई, लेकिन वो रिस्ट्रेन रहा। मुझे आर्टिफिशियल वैम्पायर से सीक्वेंस 5 बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक मिल गई है। अर्नेस्ट बोयर ने एमलिन की तरफ देखा, कुछ पल बोला नहीं। उसे लगा जैसे उसे हार्वेस्ट चर्च में वॉलंटियर वर्क से भी भारी चोट लगी हो। तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, एमलिन ने कहा, टिस्क करते हुए। शायद एक दिन जब मैं अर्ल बन जाऊंगा तुम्हें मुझे लॉर्ड कहना पड़ेगा। बकवास, कितनी एरोगेंस, अर्नेस्ट ने कहा। मैं तो बहुत हम्बल हूं। मैंने ड्यूक या प्रिंसेप्स की बात नहीं की। एंजल बिना मैं सैंग्विन का मसीहा कैसे बनूंगा? और हाँ, हमारे टैरो क्लब में मिस्टर वर्ल्ड पहले ही डेमीगॉड बन गए हैं। मैडम हर्मिट को ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये पक्का डेमीगॉड से भरा क्लब होगा। एमलिन चिल्ला दिया बिना अर्नेस्ट से लड़े, जैसे वो यूजुअली करता था। उसने ऐसा एटीट्यूड अपनाया कि जो भी अर्नेस्ट बोले वो उसके नीचे है।
जरूर उसे समझ था कि स्कारलेट स्कॉलर स्टेज के बाद सैंग्विन का जो एडवांटेज था वो अब नहीं रहा। अर्ल बनना आर्टिफिशियल वैम्पायर का शामन किंग बनने से आसान नहीं था। स्कारलेट स्कॉलर पोशन की डाइजेशन रिलेटिवली सिंपल है। सिर्फ मून को सिंसियरली पसंद करना, उसकी पूजा करना और उसका स्टडी करना जरूरी है। यही तो ज्यादातर सैंग्विन यूजुअली करते हैं। लेकिन करस्पॉर्टिंग रिचुअल डेमीगॉड्स के हाथों में है। उनकी अप्रूवल के बिना चाहे मैं सन से शामन किंग बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक ही क्यों ना ले आऊं, मैं अर्ल नहीं बन पाऊंगा। एमलिन एरोगेंट था, लेकिन उसे पता था कि आगे क्या जरूरत है। स्कारलेट स्कॉलर की दो कोर पावर्स हैं। पहला, वो अपने लिए एडवांटेजेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जब एनिमी स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिट वर्ल्ड से रिलेटेड चीजों में अच्छा नहीं है तो वो फुल मून का इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। उल्टा भी कर सकता है अगर जरूरत हो। दूसरा, मून की इल्यूमिनेशन के किसी एरिया में इंस्टेंटेनियस ब्लिंक और स्पेक्ट्रल फॉर्म स्टेट पाना। चाहे एनिमी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दे, तुम फिर से मूनलाइट के नीचे रीफॉर्म हो सकते हो। और इन पावर्स की स्ट्रेंथ स्कारलेट स्कॉलर के मून डोमेन की कॉम्प्रिहेंशन और रिसर्च से आती है। डार्कनेस से रिलेटेड स्पेल्स की स्ट्रेंथनिंग, पोशन इफेक्ट्स की एनहांसमेंट्स और नाइटमेयर लाइक इन्फ्लुएंसेस के रेजिस्टेंस तो बस सप्लीमेंट्री हैं। अर्नेस्ट एमलिन के एटीट्यूड से एनरेज्ड हो गया। जैसे ही वो फिर से बोलने वाला था, उसने देखा कि माउंटेन जैसा हाफ जायंट उट्रावस्की कैथीड्रल के पीछे से बाहर आया। उसने जल्दी से पीठ झुकाई और सर झुकाया, ऑल्टर साफ करता रहा। एमलिन वाइट ने भी अपना क्लॉथ और कैंडल स्टैंड उठाया, उसे ग्रेट प्रोफिशिएंसी के साथ पूछा। साइलेंट एटमॉस्फेयर में उसने कुछ सोचा। अगर वो अभी हार्वेस्ट चर्च से निकल गया तो क्या सैंग्विन के अपर एशेलॉन्स उसे मजबूर करेंगे कि वो अर्नेस्ट से मिली मिस्टिकल आइटम्स और सुपरनैचुरल प्रॉप्स हाथों से दे? ये मुझे उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि कुछ आइटम्स तो अर्नेस्ट के थे ही नहीं। एमलिन ने सीरियसली सोचा और डिसाइड किया कि बाद में रूम में जाकर एक रिचुअल सेट करेगा और मिस्टर फूल को स्पॉइल्स ऑफ वॉर सैक्रिफाइस कर देगा। जब टाइम आएगा वो द स्टार और जस्टिस जैसे मेंबर्स के साथ स्प्लिट कर लेगा। ओथ ऑफ रोज सैक्रिफाइस नहीं की जा सकती, वो पैर का एक हिस्सा है। जो भी इसे पाएगा उसे दूसरे रिंग वाले से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। मैं इसे स्पॉइल्स ऑफ वॉर ही मान लेता हूं। आज रात मार्किस निब्स पर दे दूंगा, इसके बदले मुझे कुछ रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। बाकी सबके लिए मैं स्प्लिट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। एमलिन ने बहुत जल्दी एक प्लान बना लिया। सैंग्विन अपर एशेलॉन्स इस पर ग्रज रखेंगे या नहीं, इसकी उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वो ओथ ऑफ रोज देते वक्त कैजुअली रोज स्कूल ऑफ थॉट की टेम्परेंस फैक्शन की कोऑपरेशन की बात भी मेंशन कर देगा। ये मैटर पिछले हफ्ते हुआ था। वो सैंग्विन अपर एशेलॉन को बताने वाला था, लेकिन कुछ मिनी गैदरिंग्स में द हैंग्ड मैन ने सजेशन दी थी कि पनिशमेंट ऑपरेशन के बाद ही बताए। इससे उसका इंपॉर्टेंस एक्सेंचुएट होगा और कोई एंगर या रिजेंटमेंट मिटिगेट हो जाएगा। स्टिक से मारना और कैरेट देना, उस पल एमलिन को सजेशन की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिली। 160 बॉकलिन स्ट्रीट, ड्वेन दांतेज के बेडरूम के अंदर मिले हुए स्पॉइल्स ऑफ वॉर काफी अच्छे हैं। एक डायमंड ब्रूच जो एनर्जी बढ़ाए और बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड पर असर करने वाले स्पेल्स से बचाए, एक पेपर फिगरीन जो फेटल डैमेज और साइकिक पियर्सिंग से बचाए, एक बेल्ट जो सन और लाइटनिंग डैमेज पैदा करे, एक वॉलेट जिसमें 300 से ज्यादा पाउंड्स हैं। सैक्रिफाइस लेकर रियल वर्ल्ड वापस आते हुए क्लाइंट साइलेंटली साई करते हुए स्टडी डेस्क के सामने बैठा। फिर उसने एक ट्रांसपेरेंट मैगट निकाला। इस मैगट को देखकर उसे हेडेक होने लगा। सोल बॉडी फ्रैक्चर होने की याद आई। ये एक वर्म ऑफ स्पिरिट था जो उसने खुद से फ्रैक्चर किया था। इसे स्नेक ऑफ फेट विल ऑप्सेप्टिन को पेमेंट देने के लिए बनाया जाना था। उसके पास एक आइडिया था कि वो कैसे वो आइटम रेप्लिकेट करे जो किसी को ब्रीफली अपनी स्ट्रेंथ रिस्टोर करने की एबिलिटी दे। वो वर्म ऑफ स्पिरिट को वेसल बनाएगा और ग्रे फॉग के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस से रिस्पॉन्स लेने के लिए पहले वाला कंप्लीट सिंबल कॉपी करेगा। इसके लिए उसकी डिविनेशन का आउटकम ये था कि ये रादर सक्सेसफुल होगा। उस आइटम की ट्रू एसेंस असल में सीयर पाथवे की सीक्वेंस 3 स्कॉलर ऑफ योर की एक पावर है, अपने पास्ट सेल्फ से एक पोर्शन पावर उधार लेना। द फूल की आइडेंटिटी से रिस्पॉन्ड करना डेफिनेटली काम करेगा। एक ही प्रॉब्लम है कि सिंबल्स की करस्पॉन्डिंग डिमेंशनैलिटी, मिस्ट्री, कॉम्प्लेक्सिटी और डेंजर को डायरेक्टली डिफरेंट मेटल प्लेट्स पर एनग्रेव नहीं किया जा सकता। विल ऑप्सेप्टिन के मुताबिक मुझे कॉजिटेशन का इस्तेमाल करके अपनी स्पिरिचुअलिटी से ड्रॉ करना होगा वर्म ऑफ स्पिरिट पर। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं खुद के लिए भी बनाऊंगा। मैं अपने पास्ट सेल्फ को देखूंगा। देखते हैं वो क्लाइन मोरेट्टी की चाइल्डहुड होगी या वो मैं जो लाइट के डोर के ऊपर ककून में लटका हुआ हूं। अगर ये लैटर है तो अच्छा होगा मैं कंफर्म कर लूं कितने टाइम से लटका हुआ हूं। क्लाइन सोचते हुए कॉजिटेशन स्टेट में चला गया। फिर उसने अपने माइंड से सिंबल्स कंस्ट्रक्ट करने शुरू किए।
अपनी स्पिरिचुअलिटी को रिपीट करने दिया बाहर, वर्म ऑफ स्पिरिट में पेनिट्रेट करते हुए। ये एक कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टास्क था। अगर थोड़ा सा भी केयरलेस हुआ तो फेलियर हो सकता था। जैसे ही इनविजिबल सिंबल्स गिरकर वर्म ऑफ स्पिरिट को ऑगमेंट करने लगे, क्लाइन अचानक कांप उठा। वर्म ऑफ स्पिरिट अपने आप जलकर एशेज में बदल गया। अपनी एम्प्टी पाम को देखकर क्लाइन ने हेडेक महसूस किया। लंबे साइलेंस के बाद उसने साइलेंटली मटर किया, जिंदगी सच में डिफिकल्ट चैप्टर है। 1010 कंसल्टेंट फीस। अपना फोरहेड रब करते हुए क्लाइन दूसरा वर्म ऑफ स्पिरिट स्प्लिट करने ही वाला था कि अचानक उसने देखा रेनेट अपनी धाक कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग ड्रेस में वॉइड से बाहर आई और डेस्क के पास खड़ी हो गई। मिस मैसेंजर के एक सर के मुंह में एक नीटली फोल्डेड लेटर था। किसका है? क्लाइन ने पासिंग में पूछा। रेनेट टिनेकर के बचे हुए 3 सिरों ने जवाब दिया, द मशरूम किंग्स सुपीरियर। मशरूम किंग? क्लाइन पूरे 2 सेकंड्स के लिए स्टन रह गया, फिर समझा कि यह फ्रैंकली हो सकता है, और फ्रैंकली का सुपीरियर एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलेया है। मशरूम किंग फ्रैंकली है? क्लाइन ने कंफर्मेशन में पूछा, हाथ बढ़ाकर लेटर लेने के लिए। चारों ब्लॉन्ड रेड आइड सीरो के बालों को पकड़े हुए उन्हें ऊपर नीचे हिलाया गया, जैसे वो हाँ में सर हिला रहे हों। मिस मैसेंजर दूसरों को निकनेम्स भी देती है। ये सही नहीं है। फ्रैंक सिर्फ मशरूम्स में स्पेशलाइज नहीं करता, उसके डोमेन्स में काउज, मॉल्ट, फिश, रोज बिशप्स भी शामिल हैं। क्योंकि फ्रैंक को अपने मशरूम एक्सपेरिमेंट्स में ब्रेक थ्रू मिल गया है, इसलिए मिस मैसेंजर ने बोटफुल मशरूम्स देखे होंगे। क्लाइन ने ब्रेथ खींच ली और जल्दी से लेटर खोला। उसे डर था कि लेटर मैम हर्मिट की प्ली फॉर हेल्प है। जरूर उसने इतनी एंग्जाइटी नहीं की, क्योंकि सबसे क्रिटिकल जंक्चर पे एडमिरल ऑफ स्टार्स जैसी एक्सपीरियंस्ड पायरेट डेफिनेटली मिस्टर फूल से प्रे करती। ये लेटर फ्यूचर के कैप्टन कैटलेया का था। उसमें नीटली लिखे हुए शब्द थे, क्वीन ने टाइम और प्लेस कंफर्म कर लिया है, वेडनेसडे 11 PM, सेम प्लेस। मुझे नहीं पता तुमने फ्रैंकली से क्या कहा, लेकिन मैं बता सकती हूं कि वो रिसेंटली बहुत एक्साइटेड है। उसने आर्टिसन के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उसने कहा है कि वो 3 से 6 महीने में एक और फेस का रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेगा। उसने क्लियर किया है कि अगर उसे ड्रूइड पोशन मिल जाए तो वो कई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स बनाने की बचत कर सकेगा और डायरेक्टली फाइनल आउटकम प्रोड्यूस कर सकेगा। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि मैं तुम्हें बेस्ट विशेस देती हूं। उम्मीद है सब कुछ खत्म हो जाएगा आर्टिसन के कंप्लीटली ब्रेकडाउन होने से पहले। वो पहले ही अपने प्राइमोरियल मून में फेथ पर पछताने लगा है। मैं खुश हूं कि सिटी ऑफ सिल्वर की फूड सप्लाई सिक्योर हो रही है, या एक्सीडेंट्स की चिंता करूं। क्लाइन ने अपने टेम्पल्स रब किए और मैटर को साइड में रखने का डिसाइड किया। आखिर मैम हर्मिट, जो ऑलमोस्ट डेमीगॉड बनने वाली थीं, फ्रैंक पर नजर रखेंगी। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ तो वो डेफिनेटली हेल्प मांगेंगी। फ्यू। क्वीन मिस्टिक से मिलने की कंफर्मेशन मिलते ही उसने साय ऑफ रिलीफ लिया और अपनी कलाई हिलाकर लेटर को स्कारलेट रेड फ्लेम्स में जला दिया। मिस मैसेंजर को जाते देख वो वर्म ऑफ स्पिरिट स्प्लिट करने ही वाला था कि अचानक उसने फ्राउन किया। उसने महसूस किया कि डेस्क और ट्रैश कैन में लेटर की एशेज एबनॉर्मली ऑफ पुटिंग लग रही थीं। सबकॉन्शियसली क्लाइन ने कुछ टिश्यू लेकर डेस्क पोंछा और ट्रैश कैन को कवर कर दिया। ये सब करने के बाद उसने अपने गंदे हाथों को देखा और खड़ा हुआ। वो वॉशरूम की तरफ गया और टैप खोला। हाथ धोते हुए उसने कॉर्नर ऑफ आई से पास वाले टॉयलेट को देखा। उसने फिर थोड़ा थोड़ा करके फ्राउन किया। आज की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई, क्लाइन ने सॉफ्टली मटर किया और अचानक महसूस किया कि उसमें कुछ गलत है। अपने थॉट्स में उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये डेथ नेल यूज करने का साइड इफेक्ट था, क्योंकि वो पहले ही डेमीगॉड बन चुका था, जिससे उसकी स्पिरिट बॉडी में क्वालिटेटिव चेंज आया था और गॉडहुड मिला था। करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इफेक्ट्स 90% से ज्यादा रिड्यूस हो गए थे। जर्मोफोबिया की टेरिफाइंग वीकनेस क्लेनलीनेस OCD की ट्रेट बन गई। इसी तरह वीकनेस का पीरियड 6 घंटे से घटकर 1 घंटा हो गया और डेथ नेल की जो थर्स्ट थी वो अब उतनी ऑब्वियस नहीं थी। फ्यू। थैंकफुली क्लाइन ने साय ऑफ रिलीफ लिया और स्किलफुली साइड से टॉयलेट ब्रश निकाला। वेडनेसडे को रात के 11 बजे ग्रे फॉग के ऊपर एमलिन वाइट की रिक्वेस्ट की वजह से सभी मेंबर्स जो पनिशमेंट ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए थे, जस्टिस, द स्टार, जजमेंट, द मजिशियन और द हैंग्ड मैन, एंशिएंट मैग्निफिसेंट पैलेस के अंदर अपीयर हुए। ये सब स्पॉइल्स ऑफ वॉर हैं। एमलिन ने 3000 पाउंड्स जो उसने अभी सैक्रिफाइस किए थे टेबल के बीच में फेंक दिए और एक्सप्लेन किया। एक मिस्टिकल आइटम ओथ ऑफ रोज था। ये एक पेयर्ड रिंग है जो पहनने वालों को एक नॉर्मल साइज सिटी के अंदर डिस्टेंस से फर्क किए बिना अपने सेंसेस और थॉट्स शेयर करने की एबिलिटी देता है। ये बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन सिर्फ एक रिंग मिली है। इससे लेने वाले को डेंजर हो सकता है, इसलिए मैंने इसे सैंग्विन अपर एचेलॉन्स को दे दिया और बदले में 3000 पाउंड्स मिले।
वो ओरिजिनली सोच रहा था कि 3000 पाउंड्स अपने स्पॉइल्स ऑफ वॉर में रखेगा, लेकिन फिर डिसाइड किया कि बेहतर है उसे सैक्रिफाइस करके ऑप्शंस में शामिल करे। एक पॉज के बाद एमलिन ने दूसरी आइटम्स इंट्रोड्यूस की, उनके यूजेस और नेगेटिव साइड इफेक्ट्स लिस्ट किए। उसने डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ ऐड किया था। नॉलेज उसका सैंग्विन हिस्ट्री के शौक और अर्नेस्ट बॉयर के फादर उतरावस्की की नज़र में शेयर किए गए पॉइंट से आया था। वो ये इंटेंट से कर रहा है कि दिखाए, वरना मिस्टर मून के कैरेक्टर के साथ वो इतना नहीं कहता। ओह, उसके रिलैक्स होने का कारण ये है कि मिस्टर फूल एब्सेंट है। ऑड्री बायस्टैंडर की तरह देखती रही बिना ये बताए कि उसे कौन सी चीज चाहिए। एल्गर ने स्पॉइल्स ऑफ वॉर की तरफ देखा और एमलिन से कहा, तुम सैंग्विन अपर एचेलॉन से मिले हो? क्या रोज स्कूल ऑफ थॉट के की मेंबर्स की हंटिंग कंफर्म हो गई है? प्रिटी मच। मैंने टेम्परेंस फैक्शन के एक मेंबर से कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन वो ऑपरेशन सितंबर के बाद करवाना चाहता है। इंडीड? एल्गर ने सर हिलाकर पूछा। सितंबर के बाद ही होना है? इसका मतलब है कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज कर देगी। क्लाइन, जो एंशिएंट पैलेस में कहीं और मिनी गैदरिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था, उसने सुना कि इससे मिस शैरन की एडवांसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मिस शैरन के अकॉर्डिंग उसे जुलाई में डेमीगॉड रिचुअल अटेम्प्ट करने का मौका मिलना चाहिए था। मत कहो ये रिचुअल कम से कम 1 महीने तक चलेगा। अगर ऐसा है तो ये दूसरे पाथवेज से काफी अलग है। क्लाइंट के पास एक थियरी थी जिसके बारे में वो इतना श्योर नहीं था। पॉसिबली। एमलिन ने कुछ देर सोचकर मिस्टर एल्गर के शब्दों से अग्री किया। उसके बाद उसने एरिया सर्वे किया और मुस्कुरा कर कहा, तुम लोग चूज करना शुरू कर सकते हो। ऑड्री के पास मिस्टर वर्ल्ड का प्रॉमिस्ड फेट साइफन चार्म था और लेनॉर्ड को ओल्ड मैन पलेस से करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड्स मिल चुके थे। वो सैंग्विन विस्काउंट के ऑफर्ड स्पॉइल्स ऑफ वॉर के सामने रादर काम थे। कोई भी जल्दी से बोलने नहीं आया, पोलाइटली दूसरों के पहले जाने का इंतजार कर रहे थे। और हाँ, उन्होंने या तो पर्सनली एंजल लेवल बैटल एक्सपीरियंस की थी या एमन के अवतार्स की हॉरर देखी थी, और उन्होंने कंफर्म कर लिया था कि टैरो क्लब में पोटेंट फोर्सेस हैं और वो कुछ लेवल की मेंटल फटीक से गुजर रहे थे। जियो ने राइट की तरफ देखा, फिर आगे। सभी को इतना मॉडेस्ट देखकर उसने साइलेंस तोड़ी। मैंने इसके एक बहुत सिंपल हिस्से में इन्वॉल्व थी और ज्यादा रिस्क नहीं ली। और हाँ, मिस्टर मून ने पहले ही 60 पाउंड्स एडवांस दे दिए थे। मैं सिर्फ वॉलेट में कैश ले लूंगी। कहते ही उसने हैंडक्राफ्टेड वॉलेट उठाया, कैश निकाला और काउंट किया। 335 पाउंड्स। एमलिन ने एरिया सर्वे किया और किसी के ऑब्जेक्ट म करने पर सर हिलाया। ओके। हैंडक्राफ्टेड वॉलेट के बारे में जियो ने उसे टेबल के बीच में फेंक दिया और मिस्टर मून को वापस दे दिया खुद संभालने के लिए। जियो के आगे बढ़ने पर फोर्स ने कहा, मैंने सिर्फ लिमानोज रेवल्स उधार दी थी और कोई रिस्क नहीं लिया। मैं वो मून पेपर फिगरिन ले लूंगी। मिस्टिकल आइटम्स के कंपैरिजन में ऐसे एक्सपेंडेबल बियॉन्डर आइटम्स रिलेटिवली लोअर वैल्यू के होते हैं, लेकिन द मजिशियन खुद के लिए, चाहे वो क्वालिफाइड न हो, मिस्टिकल आइटम नहीं लेती, क्योंकि अगर उसे किसी पर्टिकुलर पावर की जरूरत हो तो वो करेस्पॉन्डिंग मेंबर को हायर कर सकती है रिकॉर्ड करने के लिए। मून पेपर फिगरीन, जो एक एक्सपेंडेबल आइटम है जो एक बार फेटल ब्लो और साइकिक पियर्सिंग ले सकती है, रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ये डेफिनेटली उनके लिए फर्स्ट चॉइस है जो अपनी जान से डरते हैं। ये कहकर उसने कुछ पल इंतजार किया। जब किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तब उसने मून पेपर फिगरीन ले ली। एमलिन ने फिर मिस जस्टिस की तरफ देखा। लेनॉर्ड ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुरा कर कहा, लेडीज फर्स्ट। ऑड्री ने ऑफर डिक्लाइन नहीं किया। टेबल पर आइटम्स पर नजर डालते हुए मुस्कुराकर उसने कहा, मैं ये डायमंड ब्रोच ले लूंगी। उसने मिस्टर मून से सुना था कि इसका नाम अल्कोहल नेमेसिस है। ये पहनने वाले को एनर्जी से भरा रखता है, थॉट्स में क्लैरिटी देता है और बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड पर होने वाले इन्फ्लुएंसेस से रेजिस्टेंस देता है। थैंकफुली मैंने पहले ब्राइब चार्म यूज किया सेफ रहने के लिए, और अर्नेस्ट ड्रीम से जागते ही हाफ कॉन्शियस स्टेट में था। मैं उसे हाइप्नोटाइज नहीं कर पाती। ये आइटम मेरे लिए यूजफुल है। कम से कम साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के हायर लेवल के मेंबर्स से डील करते वक्त एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगी। नेगेटिव इफेक्ट्स की चिंता नहीं अगर हमेशा नहीं पहनूं। ऑड्री ने थैंकफुली सोचा और डायमंड ब्रोच से अपनी नजर हटा ली सेटिस्फैक्शन के साथ। सिलेक्शन के बाद एमलिन ने लेनॉर्ड को बोलने का मौका नहीं दिया। डायरेक्टली बोला, ये मून सैश तुम्हारा है। उसकी नजर से मून सैश 5000 पाउंड से ज्यादा का था, 3000 पाउंड्स कैश से ज्यादा वैल्यूएबल। एक्चुअली मैं 3000 पाउंड्स की तरफ जा रहा था। मुझे वर्ड ऑफ द सी खरीदनी है और उसकी प्राइस डिस्काउंट के बाद भी 10,000 पाउंड्स है। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 650 पाउंड्स बचेंगे। लेनॉर्ड ने आखिर में रिजेक्ट नहीं किया, सर हिला दिया। ओके। एमलिन ने स्पॉइल्स ऑफ वॉर डिस्ट्रीब्यूट किए और बचे हुए 3000 पाउंड्स कैश उठा लिए। फिर उसने एक स्टैक स्प्लिट किया और साइड में ढकेल दिया। मिस्टर हैंगमैन, ये आपका पेमेंट है, 1000 पाउंड्स। तुम्हें इसे कंसल्टेंट फीस कहना चाहिए। बिना मिस्टर फूल के फॉर्स भी थोड़ी रिलैक्स थीं। एल्गर ने सेरेमनी नहीं की, सर हिलाकर कैश का स्टैक ले लिया। कैरेज ड्राइवर का कॉम्पनसेशन भी मैं दूंगा।
एमलिन ने एरिया सर्वे किया, रादर गुड मूड में। वेडनेसडे को रात के 11 बजे बैकलैंड ब्रिज के साउथ एंट्रेंस पर एक फिगर क्विकली नाइट स्काई में फेज इनटू एग्जिस्टेंस हुई। एक हाथ उसके हैट पर, दूसरा बटन्स के पास। उसके ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज और शार्प फेशियल फीचर्स थे। वो स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर जो कोल्ड एक्सप्रेशन था, वो कोई और नहीं, गर्मन स्पैरो रात था। का वक्त था। घने बादलों ने चांद को छुपा रखा था। बैकलैंड ब्रिज पर अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही क्लाइन यहां टेलीपोर्टेड हुआ, उसने देखा कि ग्रीन पी वाइन्स आसमान से बारिश की तरह नीचे आ रही हैं, उसके आसपास को घेरे हुए। वो आपस में उलझ गई और जल्दी से एक जंगल बना ली। वो ऊपर की तरह स्टैक्ड हुए, उनका पीक देखना मुश्किल था। क्लाइन ने अपने राइट हाथ का ग्रिप टॉप हैट पर छोड़ा और फेमिलियरली वाइन से बनी पथ पर चलने लगा। ज्यादा देर नहीं लगी कि उसने ग्रीन प्लांट से बना हुआ एक नेचुरली फॉर्म्ड स्विंग देखा। उसने क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट को भी देखा, जो स्विंग के पास खड़ी थी। एम्परर रोजेल की ये एल्डेस्ट डॉटर लंबे चेस्टनट बाल की मालिक थी। उसने एक ब्लाउज पहनी थी जिसमें लेस्ड फ्लावर्स थे जो एक बो टाई बना रहे थे। उसने उसे ग्रे ड्रेस के साथ मैच किया जो घुटनों से नीचे तक थी, और वेलिंगटन लेदर बूट्स का पैर। उसने एक बॉनेट भी पहनी थी जिसके साथ ब्लैक फिश नेट लटका हुआ था। तुम मेरी सोच से तेजी से बड़े हो। बर्नाडेट की ब्लैक फिश नेट के पीछे ब्लू आंखों में गिरमन स्पैरो की फिगर रिफ्लेक्ट हुई। क्लाइन ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, प्रेज मिस्टर फूल। कहते हुए उसने अंदर ही लैम्पून किया, ये वही है जो खुद पर भरोसा करना है, दूसरों पर नहीं। क्वीन मिस्टिक ने थोड़ा सा सर हिलाकर कहा, एक जेंटल लेकिन इमोशनलेस आवाज में, मैं जानती हूं तुम मुझे क्यों मिलना चाहते हो। क्लाइन के एक शब्द कहने का इंतजार किए बिना उसने थोड़ा सा सर झुकाया और अपने पास वाले वाइन स्विंग की तरफ देखा। उसने एक ऐसी टोन में कहा जो एक लेक की तरह काम थी, लेकिन जिसके नीचे काउंटलेस अंडरकरंट्स थे। मुझे लगता है कि वो कंप्लीटली नहीं मरा। क्या इसका मतलब है कि तुम मानती हो कि एम्परर रोजेल कंप्लीटली नहीं मरे? वो इस दुनिया में कहीं जिंदा है और वापस आने का मौका है। क्लाइन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बात शुरू होते ही ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और सेंसेशनल शब्द सुनने को मिलेंगे। चाहे उसने आसानी से अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लिया, वो जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाना महसूस कर रहा था। साथ ही उसने नोटिस किया कि बर्नाडेट एम्परर रोजेल को ही नहीं बल्कि ही कह रही हैं। चाहे वो एंशिएंट फेसैक में बात कर रही हों या लोएन या इंटिस की नॉर्मल डेली लैंग्वेज में, ये बिल्कुल अलग शब्द थे। इसका मतलब है कि क्वीन मिस्टिक के दिल के गहरे अंदर एम्परर रोजेल एक एंजल नहीं बल्कि एक फादर हैं। क्लाइन ने अपने इमोशंस को शांत किया और सोचकर पूछा, तुम्हें ऐसे ख्याल क्यों आते हैं? बर्नाडेट ने वाइन स्विंग से अपनी नज़र हटाई और वही जेंटल आवाज में कहा, उसके जिंदगी के आखिरी दिनों में, चाहे वो क्रेजी और रैडिकल था, उसने जो कुछ किया उसमें प्रिपरेशन थी। मैं मानती हूं कि उसने अपने लिए कुछ प्रिपेयर किया होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने अपने बाद के सालों में पाथवेज स्विच करने की कोशिश की और खाली ब्लैक एम्परर थ्रोन के लिए ट्राई किया। इसके लिए उसे 9 सीक्रेट मॉज़ोलियम्स पिरामिड्स की फॉर्म में बनाने पड़ते। व्हाइट मेपल पैलेस में उसकी मौत के बाद इटर्नल ब्लेजिंग सन और स्टीम की चर्चेज ने 8 मॉज़ोलियम्स ढूंढ लिए और हर एक को तबाह कर दिया। लेकिन 9वां मॉज़ोलियम अभी तक नहीं मिला। किसी को नहीं पता वो कहीं छुपा हुआ है। अगर वो पहले ही ब्लैक एम्परर बन गया होता तो वो उस मॉज़ोलियम के अंदर जाग सकता। अगर वो फेल हो गया तो मैं मानती हूं कि रिसरेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। बर्नाडेट की आवाज़ धीमी होती गई जब वो बोलती गई। आखिर तक उसकी आवाज़ इथीरियल और नियरली इनडिसर्नेबल हो गई। तुम इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं हो। ज्यादातर ये एक तरह की उम्मीद और एक्सपेक्टेशन है। क्लाइन ने साई किया। अचानक उसे किंग ऑफ द 5 सीज नेस्ट के शब्द याद आए। एम्परर रोजेल एक खास फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़े होकर वेस्ट की तरफ देखता था। रोजेल की डायरी से क्लाइन को पता था कि ही ने इंटिस के वेस्ट फॉग सी में अबिस का एंट्रेंस डिस्कवर किया था। वहां उसने एक प्रिमिटिव आइलैंड पाया था और मानता था कि वो ऑडिटीज से भरा हुआ है और एक्सप्लोर करने के लायक है। क्या ऐसा है कि एम्परर रोजेल ने आखिरी सीक्रेट मॉज़ोलियम अबिस में या उस प्रिमिटिव आइलैंड पर बनाया? क्लाइन ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुरा दिया। तुम ब्लैक एम्परर पाथवे को बहुत अच्छे से समझती हो। उसे शक था कि एम्परर रोजेल ने ब्लैक एम्परर कार्ड को बुकमार्क बनाया था और बर्नाडेट के नाम को एंशिएंट फेसैक में एक्टिवेशन इनकैंटेशन बनाया था, क्योंकि वो अपनी बेटी को करेस्पॉन्डिंग रिचुअल की जानकारी देना चाहता था। लेकिन बर्नाडेट ने सीमिंगली दूसरे तरीकों से इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली। क्वीन मिस्टिक के फिश नेट वेल के पीछे होंठ थोड़े से कर्ल हुए। मैं इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन 1 सदी से ज्यादा कर रही हूं। और डिटेल्स पता करने के लिए मैंने हिडन सेज से नॉलेज की इन्फ्यूजन की तकलीफ उठाई।
मैं बता सकता हूं कि तुम और मिस्टर फूल जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं इस बारे में गहरी समझ रखते हैं। मैं हमेशा क्यूरियस रही हूं कि तुम उसके मैटर्स में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो। करंट सिचुएशन से और सीनियरिटी के हिसाब से तुम मुझे अंकल कह सकती हो। एम्परर और मैं शायद रूममेट्स थे जो काल से लटके हुए थे। क्लाइन ने इमोशनल अपहीवल्स को कम करने के लिए लैम्पून किया, लेकिन उसने काम टोन में जवाब दिया, तुम ये क्वेश्चन मिस्टर फूल से पूछ सकती हो। उसने बर्नाडेट को ये बताने की कोई प्लान नहीं बनाई कि नोवा सीक्रेट मोज़ोलियम फॉग सी में कहीं हो सकता है, वेरी लाइकली प्रिमिटिव आइलैंड पर या अबिस में। ये क्वेश्चन का जवाब द फूल के लिए ज्यादा सूटेबल था। क्वीन मिस्टिक गिरमन स्पैरो के रिस्पॉन्स से हैरान नहीं हुई। उसने वेस्ट की तरफ देखा, किसी दूर जगह को। चाहे वो बर्नाडेट की नज़र नहीं देख पा रहा था, क्लाइन वेगली महसूस कर सकता था कि ये लेडी उस जगह की तरफ देख रही है जहां उसकी चाइल्डहुड गुजरी थी। वो अपने स्पिरिचुअल होम को देख रही थी, उस घर को जहां वो अब वापस नहीं जा सकती। उस पल ग्रीन वाइन्स और गहरे अंधेरे में कई सटल इमोशंस और ड्रीम्स थे जो दिल के गहरे अंदर छुपे हुए थे, फर्मेंट हो रहे थे। सिर्फ कुछ सेकंड्स में क्वीन मिस्टिक ने अपनी नज़र वापस खींच ली और जेंटली कहा, बैकलैंड के मेरे मैटर्स खत्म होने के बाद मैं कुछ पेजेस कैटलिया को देकर उससे मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछवा लूंगी। अगले हफ्ते क्यों नहीं पूछती? क्लाइन ने अपनी पजलमेंट छुपाई नहीं। बर्नाडेट ने कामली जवाब दिया, मुझे लगता है कि आंसर मेरा मूड अफेक्ट करेगा और बुरा मूड फेलियर का कारण बनेगा। बुरे मूड की वजह से फेलियर? कौन सी ऐसी मैटर है जिसमें इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं? माइंड डोमेन के डेमीगॉड से क्लैश, या फिर जब वो अपने दिल के नॉट्स रिजॉल्व कर लेगी तो उसे एंजल बनने की कोशिश करने की कॉन्फिडेंस आ जाएगी। क्लाइन ने सोचते हुए सर हिलाया, ज्यादा प्रेस नहीं किया। ये उसकी सीक्रेट थी जिसके बारे में जरूरत के बिना पूछना बेहतर नहीं है। क्वीन मिस्टिक ने फिर कहा, जब वो डायरी पेजेस लिख रहा था, मैं उसके सामने बैठी थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे वो सिंबल्स इंटरप्रेट और लिखना सिखाए। उसने मना कर दिया और सिर्फ मेरे बाल खोशे। उस समय मैं पहले ही ऑफ एज थी। मैं बता सकता हूं कि वो वरिड, एप्रीहेंसिव और डिफिकल्ट पोजीशन में था जब वो पेजेस लिख रहा था। आखिर में उसने मुझे बताया कि अगर मैं सच में मिस्टीरियस वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट फिगर बन जाऊं जैसे ज़ैराथूल ने प्रिडिक्ट किया था, तो मुझे याद रखना होगा स्पेक्टेटर से बचना। स्पेक्टेटर से बचना। क्लाइन ने रोजेल के वार्निंग को अंदर ही रिपीट किया। उसे विश्वास था कि एम्परर स्पेक्टेटर पाथवे के बियॉन्डर्स की बात नहीं कर रहा था। वो डेफिनेटली किसी खास एग्जिस्टेंस, किसी खास मैटर या दोनों की तरफ इशारा कर रहा था। एम्परर रोजेल उस एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, उस एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर और लीडर है। क्लाइन की आईलिड्स भड़फड़ा गई। वो आगे सोचने से डर गया, डरा था कि कोई खास एग्जिस्टेंस उसके थॉट्स सुन लेगी। शायद उस डायरी पेज पर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस हैं। उसने कहा, होपिंग कि वो जल्दी से वो डायरी पेज देख सके। मैं जानती हूं, बर्नाडेट ने सर हिलाया। उसने टॉपिक पर आगे बात नहीं की। 2 सेकंड्स की साइलेंस के बाद उसने कहा, मुझे कैटलिया की तरफ से मिस्टर फूल और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। स्नेक ऑफ फेट का खून पाना उसके फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल है। चाहे मिस्टिकोलॉजिस्ट की एडवांसमेंट रिचुअल मिथिकल क्रीचर्स पाथवे पर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं रखती, सबसे बेस्ट चॉइस अभी भी फेट पाथवे है। इससे सीक्वेंस 3 तक एडवांस करते वक्त उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्लाइन ने नई नॉलेज सीखने के माइंडसेट से पूछा। आखिर एक ब्लेस्ड के लिए सब कुछ जानना मुमकिन नहीं। एक ट्रू गॉड भी ऐसा नहीं कर सकता। क्वीन मिस्टिक की आंखें थोड़ी वेकेंट हो गई। प्राइंग इनटू द सीक्रेट्स ऑफ फेट को दूसरे तरीके से क्लेयर विजन कहते हैं। मिस्टिक प्रायर की सीक्वेंस 3 क्लेयरवॉयंट कहलाती है। यही रीजन है कि मैं बैकलैंड में हूं। किसी खास फ्यूचर प्रिडिक्शन की वजह से क्लाइन ने एक गैस और कुछ लेवल की एनलाइटनमेंट मिली। कई पाथवेज में क्लेयर विजन की एबिलिटी लगती है। क्वीन मिस्टिक के होठों के कॉर्नर्स थोड़े से कर्ल हुए। उसने साय करते हुए कहा, एंशिएंट टाइम्स में कई बियॉन्डर क्रीचर्स मानते थे कि सिमिलर पावर्स को गैदर करने से क्वालिटेटिव चेंज और ब्रेक थ्रू आएगा, लेकिन सभी पागल हो गए या कंट्रोल खो बैठे। जब पहली ब्लास्फेमी स्लेट अपीयर हुई, तब सभी को पता चला कि बैलेंस, वो बैलेंस जो क्लिफ के किनारे चलने के लिए जरूरी है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस के पथ की है। इसलिए एक डोमेन की पावर्स कई पाथवेज में बिखर सकती हैं। कुछ मेन पाथवेज पर कॉन्सेंट्रेट करती हैं, जबकि बाकी पाथवेज रेमिनेंस शेयर करती हैं। एक नेगेटिव एग्जाम्पल ग्रोसेल्स ट्रैवल्स के किंग ऑफ द नॉर्थ उलिसैन का है। क्लाइन डीप थॉट में चला गया, ज्यादा प्रेस नहीं किया। कुछ देर बाद क्वीन मिस्टिक ने साइलेंस तोड़ी। अगर तुम्हारा कुछ नहीं है तो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। क्लाइन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम एडमिरल ऑफ द स्टार्स के थ्रू मुझे ढूंढ सकती हो।
बर्नाडेट ने जेंटली सर हिलाया। उसकी फिगर अचानक ट्रांसपेरेंट होकर एक क्लस्टर ऑफ बबल्स में बदल गई। बबल्स बिखर कर उड़ गए और तुरंत गायब हो गए। डार्क ग्रीन पी वाइन्स वापस खिंच गई और रात में गायब हो गई। क्लाइन को जैसे एक इनविजिबल हाथ ने पकड़ा और जेंटली बैकलैंड ब्रिज पर उतारा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और टॉप हैट को प्रेस किया। आसपास देखा। किनारे पर घरों की लाइंस थी, फेंट येलो लाइट्स निकल रही थी। उछलती नदी की गशिंग आवाज और रात के अंधेरे के बीच सब कुछ सीरीन, साइलेंट, वार्म और पीसफुल लग रहा था। उम्मीद है ये सब तबाह नहीं होगा, क्लाइन ने साय किया। उसकी फिगर क्विकली ट्रांसपेरेंट होकर फेड हो गई। चैप्टर 1012 सितंबर का पहला दिन। प्यारे मिस्टर एजिक, सितंबर के आगमन के साथ ही बैकलैंड का टेम्परेचर दिन ब दिन गिर रहा है। रिसेंटली बूढ़े लोग ग्लव्स पहनकर बाहर निकलने लग गए हैं। पिछले साल की तरह स्मॉग ने शहर को घेरना शुरू कर दिया है। यह हफ्ते में 1-2 दिन या और भी ज्यादा हो सकता है। क्लियरली एनवायरमेंटल मेजर्स जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करती हैं, वो 1-2 साल में हल नहीं हो सकती। इसमें कम से कम 5 साल लगेंगे। एक चीज जिसके लिए खुश होना चाहिए वो ये है कि हवा में पंजेंट स्मेल काफी कम हो गई है। मेरा सैंग्विन दोस्त ऐसे मौसम से बहुत खुश है। एक और खुशी की बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, पोस्टमैन और टेक्निकल वर्कर्स ने बाइक्स खरीद ली हैं। सड़कों पर कैरेजेस की संख्या कम हो गई है। इसका मतलब है कि घोड़े के फीसेस की स्मेल और उसकी बदबू अब बैकलैंड की हवा का मेन पोल्यूटेंट नहीं रही। जरूर अभी भी वो खास इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि आप जानते हैं, वो लेडीज और जेंटलमैन जो अपने स्टैंडिंग को ऊंचा मानते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड्स आसानी से नहीं गिरा सकते। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उनके बच्चों में बाइक्स के प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इस दौरान मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं। मैं हफ्ते में कई बार सेंट सैमुअल कैथेड्रल और लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन जाता हूं। उनके एक्टिविटीज में हिस्सा लेता हूं और कैश डोनेट करता रहता हूं। मैं कभी-कभी टर्फ क्लब जाता हूं, प्लेज और ऑर्केस्ट्रास देखता हूं या क्लब में कार्ड्स या गोल्फ खेलता हूं। वीकेंड्स पर मैं या तो बॉल्स, बैंक्वेट्स या सलून्स में हिस्सा लेता हूं। मैं बताना भूल गया कि मैंने एक मैनर खरीद लिया है। ये पहले ड्यूक नेगन का था और इसका नाम मेगर है। इसके पास अपना एक्सीलेंट विनयार्ड और ब्रूअरी है। साथ ही एक ह्यूज फॉरेस्ट और प्लांटेशन है। इसे फार्मिंग और हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मेन बिल्डिंग एक ह्यूज रेक्टेंगुलर शेप में है, 4 मंजिलें। इसमें बहुत सारे रूम्स हैं और बिना दरवाजे से बाहर निकले यहाँ की एक कैजुअल टूर मुझे 10,000 से ज्यादा स्टेप्स ले जाती है। साथ ही इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स, ऑयल पेंटिंग्स, डेकोरेशंस और एक्सक्विजिट कटलरी है। ये बिल्कुल पैलेस जैसा है। शायद मेरी डिस्क्रिप्शन थोड़ी एग्जैजरेटेड है। आखिर मैंने कभी असली पैलेस नहीं देखा। ये पहला मैनर है जो मेरा है। मुझे अभी भी टिंगन का टाइम याद है। मैं अपने भाई और बहन के साथ एक रेंटल अपार्टमेंट में रहता था जिसमें सिर्फ 2 बेडरूम्स थे। हर दिन हम कोल की स्मेल के सहारे सोते थे। ये मुझे ब्रिगेडियर जनरल कोनस किलगॉर ने इंट्रोड्यूस किया। इसकी कीमत 20,000 पाउंड्स है। आपको मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन की चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे सदर्न कॉन्टिनेंट से बहुत पैसा मिला और मैंने कुछ मिस्टिकल आइटम्स बेच दिए। अभी भी मेरे पास 17,000 से ज्यादा पाउंड्स कैश हैं और 15,000 पाउंड्स के गोल्ड बार्स हैं, इंक्लूडिंग वेरियस गोल्ड कॉइन्स, सोली और पेन्स। मैं मेगर से बहुत खुश हूं और अपने फॉर्मर वैलेट रिचर्डसन को लैंड स्टीवर्ड भेज दिया है। अब ऑटम है और मैं वीकेंड पर गेस्ट्स को आमंत्रित करने वाला हूं वहां एक प्लेजेंट टाइम बिताने के लिए। उम्मीद है रिचर्डसन एडिक्वेट प्रिपरेशंस कर सके। बैकलैंड का मिस्टीरियस वर्ल्ड अभी तक नहीं बदला। उम्मीद है ये ऐसे ही चलता रहे। वो मैजिक मिरर जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था वो नॉर्मल हो गया है, लेकिन लगता है कि उसे अभी भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है अमॉन के दिए हुए नुकसान की वजह से। जब भी मैं इससे पूछता हूं कि क्या हुआ, ये अपने टेक्स्ट का कलर बदल देता है और गलत जवाब देता है और बार बार मुझे कॉम्प्लीमेंट करने को कहता है। इस चर्च ऑफ स्टीम से निकलने के बारे में इसकी अलग राय है। लगता है इसने थोड़ा और रुकने का डिसाइड कर लिया है। विश्वास है कि इससे सेफ रहेगा। इसने को ये भी सोचा है कि वो अपना डेंजर दिखाए और ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट बन जाए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा इसके सोचने के तरीके से हैरान रहता हूं। इसके कुछ जवाबों की मदद से मैंने प्योर डार्कनेस बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। ये एवरनाइट डोमेन का एक चार्म है जिसमें ड्रीम वर्ल्ड प्रॉपर्टीज हैं। ये एवरनाइट गॉडेस का रिस्पॉन्स माना जाता है और प्योर डार्कनेस के अंतर्गत आता है। और हाँ, रिपीटेड टेस्ट्स के बाद मैंने आखिरकार वो तरीका समझ लिया है जिससे गॉडहुड सिंबल्स को कॉजिटेशन से कार्व किया जा सकता है और वो आइटम बनाया जा सकता है जो मैं चाहता हूँ।
ये लिखते हुए सोफा पर बैठा हुआ क्लेन, जो अपनी थाई को टेबल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, ने लिखना बंद किया और अपने टेम्पल्स रब किए। रिपीटेड फेलियर्स का मतलब था वर्म्स और स्पिरिट का रिपीटेड लॉस, और हर सेपरेशन उसका स्पिरिट बॉडी के लिए डैमेजिंग ब्लो था। उसे रिकवर होने में काफी टाइम लगता था। इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए रिडंडेंसीज रखते हुए क्लेन ने खुद को लिमिट तक नहीं धकेला। 3-4 वर्म्स ऑफ स्पिरिट सेपरेट करने के बाद वो कुछ दिन आराम कर लेता था और फिर इनग्रेविंग प्रोसेस शुरू करता था। ऐसे ब्रेक्स की वजह से उसे इतना टाइम लगा मेथड मास्टर करने और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने। अपने पास रखे रेक्टेंगुलर डायमंड को देखकर उसने लेयर्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स देखे जो कॉन्स्टेंटली रिफ्रैक्टिंग लाइट से वॉइड में फैल रहे थे। उसके सर में चक्कर आने लगा, जैसे वो हिस्ट्री का एक हिस्सा देख रहा हो। मैं इसे यस्टरडे वंस मोर चार्म का नाम दूंगा। क्लेन ने अपनी नजर वापस खींच ली और लिखना जारी रखा। कोस्टल रीजन्स में एक और स्टॉर्म ब्रू कर रहा है। किंगडम के 2 हाउसेस बिल्स के ऊपर डिबेट करने के ट्रेडिशनल फेज में आ गए हैं। नए साल के कदम जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनसे मुझे किसी बैफलिंग रीजन की वजह से चिंता हो रही है। उम्मीद है आप जल्दी रिकवर करेंगे और सून जाग जाएंगे। आपका इटर्नल स्टूडेंट क्लेन मोरेटी। पेन वापस रखकर लेटर फोल्ड करते हुए क्लेन ने एजिक की कॉपर विसिल फूंकी और स्केलेटन मैसेंजर को बुलाया, जो लगभग 4 मीटर्स लंबा था। पहले से अलग ये मैसेंजर सिर्फ अपना सर और एक हाथ दिखा रहा था। बाकी सेकंड फ्लोर के फ्लोर बोर्ड्स के नीचे थे। इससे वो क्लेन से कम लंबा लग रहा था। आखिर अब मैं बैरली डेथ का ब्लेसेड माना जा सकता हूं। क्लेन ने लेटर मैसेंजर को दिया, जबकि वो बोन्स में बदलकर वाटरफॉल की तरह जमीन में उतर गया। ये करने के बाद उसने यस्टरडे वंस मोर चार्म को आर्म रेस्ट से उठाया। ये उसका पहला सक्सेसफुल प्रोडक्ट था और वो इसे पहले इस्तेमाल करना चाहता था। आखिर अब एक्सपीरियंस है तो दोबारा बनाना आसान है। क्या आपने हिस्टोरिकल सेल्फ से स्ट्रेंथ बोरो करने में कोई डेंजर्स हैं? इसके लिए क्लेन ने पहले ही ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन कर ली थी। उसे विश्वास था कि अगर ये असली फूल या डोर ऑफ लाइट के ओनर से रिलेटेड है तो उसके लिए ग्रे फॉग के ऊपर वाला मिस्टीरियस स्पेस ब्लॉक करेगा। और डिविनेशन का रिजल्ट था कि ये बहुत सेफ है। डायमंड जैसे चार्म को कुछ सेकंड्स तक घूरने के बाद क्लेन ने कोई देर नहीं की। उसने अपना मुंह खोला और एंशिएंट हर्मीज में एक शब्द बोला, हिस्ट्री। उसने इसे रियल वर्ल्ड में कोशिश की थी, ग्रे फॉग के ऊपर नहीं, क्योंकि उसे डर था कि मिस्टीरियस वर्ल्ड पास्ट से कनेक्शन सिवियर कर देगी। जारिंग शब्द के गूंजते ही क्लेन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी यस्टरडे वंस मोर चार्म में इंजेक्ट की। लाइट जो स्कैटर्ड फर की तरह दिखती थी चमक उठी, आसपास को ब्राइट और प्योर लाइट से रोशन कर दिया। वेगली एक सीन क्लेन की आंखों के सामने से फ्लैश होकर गुजरा। वो था इंस जैंगविल की डेड बॉडी के पास डेली सिमोन के साथ लेजरली डांस करता हुआ। वो था ग्रे साइड बर्न्स और एक्सीडिंगली हैंडसम ड्वेन डांटेज। वो था गर्मन स्पैरो अपना टॉप हैट दबाकर विंड के ब्लेसिंग्स की वजह से ब्लैक ट्यूलिप पर उतरता हुआ। वो था क्लेन मोरेटी जो मीटियोर के डिसेंट के दौरान स्ट्रगल करता हुआ। वो था क्लेन मोरेटी जो ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में बच्चे की चीख सुनकर सनलाइट समन करता हुआ। वो था पेल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो रिवॉल्वर उठाकर अपने टेम्पल को एम करता हुआ। इसके आगे सारे सीन्स गायब हो गए, सिर्फ ब्रेश वाइट फॉग बचा। और जब चार्म की पावर्स खत्म हुई तभी क्लेन ने खुद को उस फॉग के एंड पर पाया। बिल्कुल, मेरा ट्रांसग्रेशन ग्रे फॉग से रिलेटेड है, वो मिस्टीरियस स्पेस और वो अजीब डोर ऑफ लाइट से। डोर ऑफ लाइट को पहली बार देखने के वक्त क्लेन ने जिसने कंफर्मेशन कर ली थी शांत रहा, जैसे वो पहले से एक्सपेक्ट कर रहा हो। अगला मैं विल के लिए 2 यस्टरडे वंस मोर चार्म्स बनाऊंगा। ये चार्म मेरे लिए ज्यादा काम का नहीं। मैं इस हफ्ते उससे मिलने नहीं जाऊंगा। हर हफ्ते आइसक्रीम खिलाने से सस्पिशन होगी। उनकी मेड पहले से ही मुझे ऑड तरीके से देख रही है। और हाँ, जबकि मैंने गॉडहुड सिंबल्स की कॉजिटेशन इनग्रेविंग मेथड मास्टर कर ली है, मैं वर्म्स ऑफ टाइम से बने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलेट्स की क्रिएशन आगे कर सकता हूँ। हाँ, लेनर्ड ने कहा है कि वो अगले कुछ दिनों में टिंग गिन जाएगा। देखते हैं क्या म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लम की पावर चोरी की जा सकती है। क्लेन ने अपना फोरहेड रब किया और सोफा से उठा। एक पहली टैरो गैदरिंग में लेनर्ड ने उसे बता दिया था कि पहले जोरोस्ट से सीखे हुए 4 तरह के गॉडहुड सिंबल्स और मैजिकल लेबल्स के बारे में। वो मरॉडर डोमेन से थे। कहा गया था कि उनमें से एक एनिमी को मिसडायरेक्ट कर सकता है, उनके जजमेंट में एरर्स करवा सकता है। दूसरा टारगेट के पहले इस्तेमाल किए गए 3 बियॉन्ड पावर्स चोरी कर सकता है, सबसे रीसेंट पावर से शुरू करके। तीसरा एनिमी को बहुत वाइटैलिटी खो सकता है, अगर एनिमी पर असर हो, उन्हें एजड स्टेट में डाल सकता है। आखिर एक वर्म्स ऑफ टाइम बना सकता है जो ज्यादा देर नहीं जीते। वो चुपके से टारगेट के बॉडी को पैरासाइट करेंगे और चार्म यूजर को उन्हें कंट्रोल करने देंगे।
क्लेन के पास बचे हुए 7 वर्म्स ऑफ टाइम में से 3 फेट साइफन चार्म्स बनाए थे और मिस जस्टिस को एक दे दी थी और 2 अपने पास रखे थे। इसका मतलब है कि उसके पास अभी 4 वर्म्स ऑफ टाइम है, जिससे वो चारों इफेक्ट्स ट्राई कर सकता है। जरूर उसकी इंट्यूशन कहती थी कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है। लेनर्ड के 2 वर्म्स ऑफ टाइम में से एक फेट साइफन चार्म बनाया जा चुका था। उसने द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मिस्टर फूल से प्रेयर किया था और रिप्लाई मिला था। दूसरा पैलेस जोरोस्ट की मदद से पैरासाइट चार्म बनाया गया था। सीरीज ऑफ टास्क्स में बिजी होने के बाद शाम हो गई। क्लेन के पास 5 सक्सेसेस और एक फेलियर थी। उसने 2 येस्टरडे वंस मोर चार्म्स, एक पैरासाइट बुलेट, एक डिसीट बुलेट और एक डेप्रिवेशन बुलेट हासिल की। तीनों सिमिलर लुकिंग बुलेट्स जो ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसल्यूसेंसी के मिच थे, उन्हें देखकर क्लेन ने साय ऑफ रिलीफ महसूस किया। उसने डेथ नेल निकाली और बुलेट लोड की। रिवॉल्वर में उसकी 3 कंट्रोल स्पिरिट बुलेट्स थीं। आल्टर क्लियर करने के बाद वो रूम से बाहर आया और 2nd फ्लोर की तरफ गया। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते हुए उसने बटलर वॉल्टर से कहा, जो इंतजार कर रहा था, लिस्ट के नाम पर वीकेंड के लिए सिटी आउटस्कर्ट्स में हंटिंग ट्रिप के लिए गेस्ट्स को इनवाइट करो। जी सर। वॉल्टर पहले से ही इसके लिए तैयार था, स्टेम और सीरियस बना रहा। टिंगन सिटी, 36 जाउटलन स्ट्रीट। लेनर्ड कैरेज से उतरा और एक नईली बिल्ट बिल्डिंग को मिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता रहा। वो कुछ पल के लिए भूल गया कि अंदर जाना है। चैप्टर 1013 इंडिविजुअल ग्रोथ। पहले की 36 जाउटलैंड स्ट्रीट सिर्फ सीमेंट फाउंडेशन से भरा था। हर फ्लोर की 2 विंडोज आर्च की शेप बना रही थीं। उनके कवर्स बंद थे। इसमें 5th एपॉक के 1300s के बाद की आर्किटेक्चरल ट्रेड्स थे और नेचुरल लाइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। रिकंस्ट्रक्शन के बाद बॉटम फ्लोर पर एक छोटा शेल्टर्ड पोर्च था 2 ओरियल विंडोज के साथ, जो 2nd फ्लोर तक फैल गए। विंडो फ्रेम्स के पतले हिस्से में एक दीवार और एक डेकोरेटिव कॉलम था जो एक पतला स्टोन बीम को सपोर्ट कर रहा था। ओरियल विंडो के ऊपर एक पैरापेट था जो सीधा 3rd फ्लोर से जुड़ता था। ये एक 3 मंजिला आर्किटेक्चरल स्टाइल था जो रीसेंट ईयर्स में पॉपुलर हुआ है। उसके थॉट्स अड्रिफ्ट हो रहे थे। लेनर्ड को ऐसा लगा जैसे वो गलत जगह आ गया है। कुछ 10 सेकंड्स तक डेज में रहने के बाद वो सिल्वर इनलेट केन लिए हुए 36 जाउटलैंड स्ट्रीट में दाखिल हुआ। उसके बाद वो स्टेयरकेस पर चढ़ा, एक बेंड घूमा और देखा ब्लैक डोर और वर्टिकल साइन बोर्ड, ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। वहां पहुंचते ही उसको ग्रेजुअली फेमिलियरिटी का एहसास होने लगा। उसने अपनी पेस तेज की और अजर दरवाजा खोला। एक ब्राउन हेड लड़की जो टिंगन सिटी ऑनेस्ट पेपर को डेस्क पर वर्टिकली पकड़े थी, पेपर्स को साइड में हिला दी जबकि उसने अनकवर्ड फुटस्टेप सुनी। एक स्मूथ फॉरहेड, लाइट ब्राउन आंखें और एक प्रिटी फेस जाहिर हुई। गुड आफ्टरनून रोजान, लेनार्ड ने कुछ हेजिटेट करते हुए ग्रीट किया। रोजान पहले सरप्राइज लुक पहनी, फिर उसका एक्सप्रेशन गिर गया। उसने अब नॉर्मली कोल्ड टोन में कहा, गुड आफ्टरनून, कंग्रेचुलेशंस ऑन अवेंजिंग कैप्टन एंड क्लाइन। लेनर्ड का मुंह खुला, जवाब देने से हिचकिचाना। उसने अपना टॉप हैट दबाया भी नहीं, चाहे वो हैट्स पहनना पसंद नहीं करता। उसने एक फोर्स्ड स्माइल किया और थोड़ा सा सर हिला दिया। फिर वो साइलेंस में आगे बढ़ा, रोज़ैन से गुजरता हुआ पार्टीशन के पार वाले दरवाजे में जाने की प्लानिंग कर रहा था। जैसे ही वो ऑफिस में जाने वाला था, उसने अचानक सुना रोज़ैन उसके पीछे रादर सॉफ्टली कह रही है, लिव वेल। लेनर्ड ने अपनी पेस थोड़ी स्लो की और फिर भारी सर हिला दिया। जब वो इंटीरियर में गया, उसने तुरंत फ्राई को देखा जो कैप्टन्स ऑफिस के पास खड़ा था। ये कॉप्स कलेक्टर अभी भी वो पेलनेस रखता था जो लंबी देर तक धूप में ना आने की वजह से थी। उसके ब्लैक बाल थे। लेनर्ड ने उसे सॉलेमली कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर एक्सेल करते हुए कूलली मुस्कुराने की कोशिश की। लॉन्ग टाइम नो सी। गुड आफ्टरनून, लॉन्ग टाइम नो सी। फ्राई ने कैप्टन्स ऑफिस की तरफ पॉइंट किया। मैंने पहले ही टेलीग्राम रिसीव कर लिया है और आपकी रिक्वेस्ट जानता हूं। मैं 2 टीम मेंबर्स को आपके साथ ऑपरेशन करने भेजूंगा और हां, आपको एक सील्ड आर्टिफैक्ट रिक्वेस्ट फॉर्म भी फिल करना होगा। थोड़ा सरप्राइज्ड, लेनर्ड ने मुस्कुराकर कहा, तुम कैप्टन हो? तुम पहले जितने साइलेंट नहीं हो। लेनर्ड ने असल में अपनी सोल एश्योरर पोशन डाइजेस्ट कर ली थी और सीक्वेंस 5 स्पिरिट वॉरलॉक बन सकता था, लेकिन इटर्नल ब्लेजिंग सन के ब्लड की ड्रॉप की पावर पाने के लिए उसने इसे सीक्रेट रखा। वो बैकलैंड के आसपास के सोल्स को प्लेकेट करता रहा और आखिरकार अपनी मेहनत से टिंगन आने का मौका मिला। हाँ, फ्राई ने जेंटली सर हिलाकर कहा, असल में मैं ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन कैप्टन होने के नाते मुझे करना पड़ता है। लेनर्ड ने थोड़ा सा सर हिला दिया। तुम कब कैप्टन बने? मैंने क्यों नहीं सुना? रिसेंटली, फ्राई ने ससिंक्टली जवाब दिया और फिर एक्सप्लेनेशन दी। जब तुम गए थोड़े दिन बाद मैं सीक्वेंस 8 ग्रेव डिगर बन गया। मैं आखिरकार पिछले महीने स्पिरिट मीडियम एडवांस कर पाया और ऐसा हुआ कि प्रीवियस कैप्टन ट्रांसफर हो गया। दैट्स फास्ट। लेनर्ड सेंटेंस खत्म करने से पहले ही अपने सर पर मुक्का मारा। देखो मेरी मेमोरी, मैं भूल गया कि क्लाइन पहले ही सबके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर चुका है। उसने अपना राइट हैंड नीचे किया और फ्राई से मुस्कुरा कर कहा,
ऐसे केस में तुम्हारे पास अभी भी रूम और टाइम है फर्दर प्रोग्रेस करने का। शायद तुम डीकन बन जाओ। फ्राई ने उसकी तरफ एक झटके से देखा और अपनी नज़र वापस खींच ली। मैं शायद कंटिन्यू एडवांस करने का ऑप्शन नहीं लूंगा। क्यों? लेनर्ड कुछ कदम आगे बढ़कर फ्राई के पास आया, पजल्ड होकर पूछा। फ्राई ने सीलिंग की तरफ देखा और काम और हैवी आवाज में कहा, मैं यहां रहना चाहता हूं, इस जगह की प्रोटेक्शन करना, हमेशा। लेनर्ड चुप हो गया और कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने आसपास को ऑब्जर्व किया और महसूस किया कि काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, लेकिन बहुत सी चीजें अभी भी इम्यूटेबल हैं। फ्राई कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं 2 मेंबर्स को तुम्हारे साथ भेजूंगा। कहते हुए वो बेसमेंट की तरफ गया। लेनर्ड सबकॉन्शियसली साइड से फॉलो करने लगा। राइट बॉटम वाले ऑफिस का दरवाजा खुला था। कुछ नाइट हॉक्स वहां फाइटिंग ईविल खेल रहे थे। जब उन्हें कैप्टन के आने का एहसास हुआ, उन्होंने जल्दी से पोकर कार्ड्स नीचे रख दिए और खड़े हो गए। लेनर्ड ने अपनी नज़र उन पर दौड़ाई और 2 फेमिलियर चेहरे देखे। वो रॉयल थी जिसके स्मूथ ब्लैक हेयर थे और वाइट हेड ब्लैक आइड सीका। साथ ही उसने कुछ अनजान चेहरे भी देखे। उसने टेबल पर पेंसिल्स, सोलाए और पोकर कार्ड्स देखे। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका माइंड अड्रिफ्ट हो गया है, उसकी विजन ब्लर हो गई है। रॉयल टिगस्टा के पेलेगो के पानियों में एक फिशिंग विलेज के नेबरिंग एक छोटे हार्बर के नीचे फ्यूचर के बॉटम पर फ्रैंक ली ने अपनी स्लीव्स रोल अप की और हाथ क्रॉस किए सीरियसली आगे वाले मशरूम की तरफ देखा। मशरूम अपनी कैप के साथ 1.8 मीटर्स लंबे खड़े थे। उसकी वाइट सरफेस पर कुछ ब्राइट रेड स्पॉट्स थे जो आंखें, नाक और मुंह की तरह थीं। इसके अलावा उसकी स्टेम पर प्रोट्रूडिंग स्पोर्स थे। उनके थिक और स्ट्रॉन्ग लुकिंग वाइट हाइफे थे जो टेंटिकल्स की तरह थे। फ्रैंक ने इस जाइगेंटिक मशरूम को साइज लिया और एरिया सर्वे किया। वुडन वॉल्स, फ्लोर बोर्ड्स और अलग अलग शेप्स और साइजेस के मशरूम्स को देखकर फिर आर्टिजन सीएल्फ से कहा, नॉट बैड, इस एक्सपेरिमेंट ने प्रोग्रेस फिर किया है। इस मशरूम में रिप्रोडक्शन की स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है और इसे भूख लगेगी। मॉन्स्टर फ्लैश और ब्लड से खुद को रिप्लेनिश करने को ईगर बन जाएगी। रोस्टिंग हो या बॉयलिंग, इसकी एक्टिविटी बंद कर सकती है, इसे उतना डेंजरस नहीं बनाती। इसका टेस्ट कैसा है? तुमने ट्राई नहीं किया? जो ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करेगा उसका रैंडम फ्लेवर्स होंगे, बीफ, फिश और मॉल्ट। कुछ तो दूध से भरे हैं। उनमें से एक ब्रेकफास्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर सकता है। देखो, क्रू अब पीना एंजॉय नहीं करते। मशरूम्स हर जगह प्लग किए जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि वाइल्डनेस में पेट भरना हो तो ड्राई रैशंस ले जाने पड़ते हैं और वाइल्ड बीस्ट्स हंट करने पड़ते हैं। ये बहुत ट्रबलसम है। अगर हम अपने बॉडीज पर मशरूम्स ग्रो कर सकें तो ये हैसल सेव नहीं हो जाएगा। आर्टिजन सीएल्फ बयाम में होने से बहुत पतला हो गया है। उसके आई सॉकेट्स डीप हैं और आंखें वेकेंट हैं। उनमें लाइफ की कमी है। फ्रैंक के शब्दों को सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे कुछ याद आ रहा हो। उसका बॉडी कांप गया। उसने साइलेंटली बैठकर मुंह खोला और रेचिंग नॉइजेस निकले। आर यू ओके? मैं जानता हूं तुम्हारे लिए टफ था। मैं सच में तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूं जो तुमने रिसेंटली किया है। फ्रैंक ने सिंसियरली आर्टिजन से कहा, तुम्हारे ना होते तो मशरूम्स में रिप्रोडक्शन की इतनी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन नहीं होती। और हाँ, उन्हें मूनलाइट के नीचे अब नॉर्मली स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी मिल गई है। खुद को प्यूरिफाई करने की एबिलिटी मिल गई है। इससे मॉन्स्टर डिवावर करने से एक्यूमुलेट होने वाला पॉइजन इफेक्टिवली एलिमिनेट हो गया। एक ही प्रॉब्लम है कि प्योर डार्कनेस में मूनलाइट नहीं होती। ये अगला प्रॉब्लम है जिसे हमें रिजॉल्व करना होगा। सीएल्फ ने एक शब्द नहीं कहा। जब उसकी उल्टी खत्म हुई, उसने तुरंत खड़े होकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन एक थिक और स्ट्रॉन्ग व्हाइट हाइफे ने उसे वापस खींच लिया। रिटर्न माई मिस्टिकल आइटम्स टू मी, मैं इन मशरूम्स के साथ मरना चाहता हूं। वो फ्रेंटिकली चिल्लाया। उसकी आवाज धीमी हो गई जब उसका मुंह दब गया। इस पल ग्रीन वाइन्स एक सर्टेन पॉइंट से फिशिंग विलेज से रैपिडली वापस खिंच रही थीं, जैसे वो रिवर्स में ग्रो हो रही हों। कटीलिया उसमें से बाहर आईं। उनकी आंखें डार्क पर्पल थीं जिसमें कुछ सिल्वर हिंट्स थे। उनके कानों में अभी भी हिडन सेज की इल्यूजरी रेविंग्स गूंज रही थीं, लेकिन अब उन्हें डर नहीं लग रहा था। उन्हें पहले जैसा अनएक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। जहां वो देखती वहां काउंटलेस इनडिस्क्राइबेबल फिगर्स थे जो शैडोज की तरह लगते थे, जो एक दूसरे पर स्टैक्ड थे, जैसे एक इनविजिबल नजर थी जो किसी अननोन लोकेशन से डाली जा रही थी। पहले के कंपैरिजन में अब वो कर्टन्स के पीछे छुपी हुई अननोन एग्जिस्टेंस देख सकती थीं। वो आसमान में ऊंचे लटके हुए अलग अलग रंगों के चांद देख सकती थीं, जो या तो ब्लड रेड, सिल्वर, डार्क ब्राउन या घोस्टली ब्लू थे, आंखों की तरह जो जमीन की तरफ देख रही थीं। कटीलिया का माइंड गूंज गया। उसने जल्दी से अपनी नजर वापस खींच ली। आगे देखने से डर गई। वो पहले ही स्नेक ऑफ फेट का खून डाइसेक्ट कर चुकी थीं और रिचुअल कंप्लीट कर लिया था। इससे उन्हें गॉडहुड मिला। मिस्ट्री प्रायर पाथवे की सीक्वेंस 4 मिस्टिकोलॉजिस्ट बन गईं। लेकिन उसे क्वीन की वार्निंग याद थी। बीज पाथवे के सीक्वेंस 4 बियॉन्डर्स में मिस्टिकोलॉजिस्ट वो जॉब थी जो डेंजर से आसानी से मिलती थी। इसका कारण ये था कि वो अक्सर ऐसी चीजें देखती थीं जो नहीं देखनी चाहिए, ऐसी आवाजें सुनती थीं जो नहीं सुननी चाहिए और ऐसे सीक्रेट्स जानती थीं जो नहीं जानने चाहिए। इसीलिए एक मिस्टिकोलॉजिस्ट को अपनी क्यूरियोसिटी को कर्ब करना आना चाहिए और अपने एक्शंस को कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि वो लंबे टाइम तक जी सकें।
अपने कपड़ों पर लगते हुए हैवी ग्लासेस उतारते हुए उसने उसे पहना, लेकिन रियल वर्ल्ड में दिख रही अलग अलग चीजें गायब नहीं हुई। उसने सेल्फ डेप्रिकेटिंग तरीके से सेटिस्फैक्शन के साथ अपने होठों के कॉर्नर्स को कर्ल किया। उसे पता था कि अब ये आइटम उसकी प्राइंग इनटू सीक्रेट्स की एबिलिटी को सील नहीं कर सकती। उसने आंखें बंद की, फिर खोली। उसकी आंखें ब्लैक हो गईं। अब मिस्टिकल डार्क पर्पल और सिल्वर ह्यूज नहीं थी। फ्यू, कटीलिया ने साई ऑफ रिलीफ लिया और स्लोली फ्यूचर की तरफ चलने लगी, जैसे वो सिर्फ स्ट्रोल के लिए गई हों। वो अपना डेमीगॉड बनने का अनाउंसमेंट नहीं करना चाहती थीं, और ना ही वो क्विकली सीज पर 5th रॉयल बनने की कोई नीयत रखती थीं। उनकी नज़र में ये एक डेंजरस वर्ल्ड में ट्रम्प कार्ड था, जिसे वो अपने पास रखेंगी। ब्रिज के साउथ रोज स्ट्रीट एमलिन की कैरेज स्ट्रीट से गुजर रही थी जब उसने एक ब्लरी फिगर देखा जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट में था, थोड़ा मेसी बालों के साथ उसके सामने अपीयर हुआ। वो वही रेत जैसा यंग मैन था। लॉन्ग टाइम नो सी मिस्टर मरी, एमलिन ने अनसरप्राइज्ड स्माइल के साथ कहा। मरी ने थोड़ा सा सर हिला दिया। मैं यहां तुम्हें बताने आया हूं कि हमने प्रेपरेशंस कर ली हैं। हम एक्चुअल ऑपरेशन डिस्कस कर सकते हैं। रेडी? चैप्टर 10-14 द ग्रोइंग ग्रुप। ठीक है, एमलिन ने बहुत कामली जवाब दिया। मरी ने आगे बात नहीं की। उसका फिगर वैनिश हो गया। उसे पता था कि इंस्टेंट में स्पेसिफिक प्लान बनाना मुमकिन नहीं था। एमलिन वाइट को पहले सैंग्विन के अपर एशलॉन्स की ओपिनियन लेनी थी, इसलिए वो नहीं रुका। ये मेरा लिए एक चांस है गॉडहुड पाने का और अर्ल बनने का, एमलिन ने मुस्कुराकर देखा जब रेत मरी साइलेंटली चला गया। उसने अभी तक स्कारलेट स्कॉलर बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक डाइजेस्ट नहीं की थी। सो कॉल्ड चांस अर्ल बनने का, फ्री रिचुअल और करस्पॉन्डिंग पोशन फॉर्मूला पाने का वादा था। कैरेज आगे बढ़ती रही और हार्वेस्ट चर्च के एंट्रेंस पर रुकी। एमलिन ने आसमान में ग्रेश वाइट फॉग को सेटिस्फैक्शन के साथ देखा, अपना सिल्क टॉप हैट दबा दिया और अनहरीडली कैरेज से उतरकर कैथीड्रल के दरवाजे में दाखिल हो गया। ब्राउन प्रीस्ट रोब बदलकर उसने एक क्लॉथ और पेल ऑफ वाटर उठाया और सीरियसली कैंडल स्टैंड्स की सरफेस पोंछने लगा। फादर उत्राव्स्की, जो लंबे दिखते थे, ने अपना मॉर्निंग सर्मन खत्म किया। एमलिन ने काम बंद किया और ग्रम्बल किया, अर्नेस्ट को वापस जाने क्यों दिया? उसने सिर्फ 1 महीने का वॉलंटियर वर्क करने की रिक्वेस्ट की थी। फादर उत्राव्स्की एमलिन के बार बार सवाल से अनॉयड नहीं थे, एक्सट्रीमली पेशेंट दिख रहे थे। अपने एनकाउंटर के बारे में सोचकर एमलिन तुरंत इंडिग्नेंट महसूस किया। वो मंबल करते हुए बोला, उसे मजबूरी में वॉलंटियर वर्क करना पड़ा, अपनी मर्जी से नहीं। उसे पीरियड डिसाइड करने नहीं देना चाहिए, उसे कम से कम आधे साल काम करना चाहिए। फादर उत्राव्स्की मुस्कुराकर जवाब दिया, उसने अच्छा किया। उसने पूरे महीने मेहनत से काम किया, डिवोटीज को गाइड किया और बाइबल कॉपी की। मैं क्लियरली सेंस कर सकता था कि उसे जिंदगी की वैल्यू और हार्वेस्ट की खुशी का एहसास हो गया। एमलिन के फेशियल मसल्स थोड़ा फड़क गए। क्या वो भी नहीं? क्या वो जल्द ही अर्थ मदर का बिलीवर बनने वाला है? नहीं, मैंने उसे फेथ चेंज करने पर मजबूर नहीं किया, फादर उत्राव्स्की ने जेंटली कहा। मैंने उसे सिर्फ अर्थ मदर की टीचिंग सिखाई और लाइफ के लाए हुए ट्रेसेस और फ्रैगमेंट्स को सेंस करना सिखाया। मैं चाहता हूं कि जब भी उसे लॉस्ट महसूस हो, वो सोल के घर, मदर की एम्ब्रेस को याद करे। एमलिन के होंठ कांपे, लेकिन आखिर उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने सर झुकाया और पूछता रहा। शर्वुड बरो में एक अपार्टमेंट में फॉर्स एक हाई बैक चेयर पर बैठी थी। उसकी नज़र सामने डेस्क पर रखी एक एम्प्टी ग्लास बॉटल पर थी। उसने आखिरकार कुछ टाइम पहले एस्ट्रोलॉजर पोशन डाइजेस्ट कर ली। आज शियो की नज़र में उसने एसमिन्स ब्रेन और एंशिएंट रेट की कर्स्ड आइटम को स्क्राइब पोशन में कॉन्कॉक्ट किया और उसने अपनी हिम्मत जमाकर उसे पी ली। इस पल उसे ऐसा लगा कि उसका ब्रेन रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। ग्रैंड फोल्ड्स और वाइट मैटर रैपिडली बढ़ रहे हैं। उसका बॉडी ग्रेजुअली ब्लर हो रहा है, अलग अलग सेल्स में सेपरेट हो रहा है। वो सेल्स एक हैलोड डोर बना रहे थे जो उसके ब्रेन को सर्कल कर रहे थे। फॉर्स ने सटली फैमिलियर रैविंग सुनी, लेकिन वो इनडिस्टिंक्ट और ब्लर थीं, उसे एग्जैक्ट शब्द आइडेंटिफाई करने नहीं दे रहे थे। एक्सपीरियंस्ड उसके लिए इसका कोई असर नहीं था। एक अननोन पीरियड ऑफ टाइम के बाद फॉर्स आखिरकार अपने ब्रेन और सेल्स पर कंट्रोल वापस पा ली और अपने बॉडी की एग्जिस्टेंस सेंस कर सकती थी। ऑलमोस्ट एक ही समय नॉलेज का बड़ा अमाउंट उसके माइंड में रेजोनेट हुआ, उसे समझा दिया कि कैसे स्क्राइब की पावर्स का इस्तेमाल करना है। म्यूटेटेड ब्रेन टारगेट द्वारा पहले इस्तेमाल की गई बियॉन्डर पावर्स रिप्रोड्यूस करता है, फिर वाइटलाइज्ड सेल्स के एक पोर्शन को ड्राइव करके करिस्पॉन्डिंग सिंबल्स, पैटर्न्स और लेबल्स बनाने के लिए कंप्लीट स्टोरेज के लिए बनाता है। ये आई केम, आई सॉ, आई रिकॉर्ड था, जो अपनी सोल को पेन और अपने स्पिरिट बॉडी को पेपर की तरह यूज करता है। अभी मैं सिर्फ एक बियॉन्डर पावर रिकॉर्ड कर सकता हूं जो गॉडहुड की इन्फ्लुएंस रखती है। टारगेट की सीक्वेंस जितनी ऊंची, फेलियर के चांसेस उतने ज्यादा। सीक्वेंस 4 को टारगेट करते हुए भी मैं 10 अटेम्प्ट्स में एक बार भी सक्सीड नहीं कर सकता।
मैं 8 सीक्वेंस 5 और 6 की बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड कर सकता हूं और इफेक्ट्स ओरिजिनल के आधे होते हैं। मैं 20 सीक्वेंस 7 से सीक्वेंस 9 तक की बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड कर सकता हूं और इनके इफेक्ट्स ओरिजिनल के करीब होते हैं। जब पोर्शन और डाइजेस्ट हो जाएगी, इन सभी एस्पेक्ट्स में एनहांसमेंट होगा। फॉर्स ने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंसेस का कंक्लूजन निकाला, फिर साइलेंटली मटर किया, ये लेमनॉस ट्रैवल से ओवरलैप करता लगता है, लेकिन फॉर्स को लगता है कि कोई भी कभी इतनी ज्यादा बियॉन्डर पावर्स को एक्सेसिव नहीं समझेगा। और हाँ, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आखिर वो लेमनॉस ट्रैवल्स को दूसरे टैरो क्लब मेंबर्स को रेंट कर सकती है और बियॉन्डर पावर्स के साथ पेमेंट ले सकती है, लेकिन वो खुद को रेंट नहीं कर सकती। सीक्वेंस 6 पर एक अप्रेंटिस को आखिरकार सफिशिएंट कॉम्बैट स्ट्रेंथ मिल गई। फॉर्स ने अपने थॉट्स को रेन किया, शियो की तरफ साई करते हुए। फिर उसने पेन और पेपर उठाया और लेटर लिखना शुरू किया। प्यारे टीचर, मुझे खुशी से आपको बताना है कि मैं आखिरकार स्क्राइब बन गई हूं। मैं ट्रैवलिंग के सपने से सिर्फ एक कदम दूर हूं। कुछ सेंटेंसेस लिखने के बाद उसने कॉर्नर ऑफ आई से देखा कि शियो खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ चल दी। उसने जल्दी से उसे चिल्लाया, हे, क्या हमें सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहिए? शियो ने स्टर्न तरीके से जवाब दिया, तुम्हारी ओवरफ्लोइंग स्पिरिचुअलिटी काफी सीरियस है। तुम्हें कुछ दिनों की कॉजिटेशन की जरूरत है इसे कंट्रोल करने के लिए। तुम्हें स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की इजाजत नहीं है। अपने इमोशंस में ओवरली इंडल्ज मत करो। एडवाइस के बाद उसने जोड़ा, मेरे पास अभी भी कमीशंस हैं। मुझे जज फॉर्मूला के लिए एक्सचेंज करने के लिए काफी पैसा आ गया है। ठीक है, फॉर्स ने हाथ उठा दिए। घर से निकलकर शियो ने चेन्स अनलॉक की और एक बाइसिकल पर चढ़ी जो यूथ्स के लिए स्पेशली बनाई गई थी। फिर वो हिलस्टोन बरो की तरफ चल दी। पहले मिली इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वाइसकाउंट स्ट्रैटफर्ड ने एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट में लंच रिजर्व किया था। रेस्टोरेंट पहुंचकर शियो ने बाइक को स्ट्रीट लैंड से सिक्योर किया और एक सिक्लूडेड कॉर्नर ढूंढा जहां से गुजरने वालों को ऑब्जर्व कर सकें। एक अननोन पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक कैरेज थिन फॉग से गुजरी। उस पर एक कोट ऑफ आर्म्स था जिसमें एक फूल और 2 रिंग्स एनग्रेव्ड थे। शियो का फोकस इंटेंस हुआ। उसने देखा कैरेज रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर रुकी। फिर उसने देखा ग्रिजल्ड वाइसकाउंट स्ट्रैटफर्ड जो 40 के करीब था। पहले उतरा, फिर उसने जेंटलमैन की तरह पीछे वाले पैसेंजर के लिए हाथ बढ़ाया। वो लेडी जो डार्क रेड क्लोक में लिपटी हुई थी, शियो लेडी का चेहरा नहीं देख पा रही थी, सिर्फ नोटिस किया कि लेडी की जॉ सॉफ्ट थी और स्किन फेयर। नॉर्दर्न सोनिया सी पर ब्लू अवेंजर पर अल्जर विल्सन के पैर जमीन से उठ गए। वो कैप्टन्स केबिन की विंडो के पीछे फ्लोट कर रहा था। उसने डेक और दूर की वेव्स को घुरा। ओशन सॉन्गस्टर पोशन का एक पोशन डाइजेस्ट कर चुके। उसने 2 हफ्ते पहले चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को रिपोर्ट की और सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा किए ताकि विंड ब्लेस्ड पोशन ले सके और सक्सेसफुली पी सके। इसका मतलब था कि वो ऑफिशियली सीक्वेंस 6 था। जरूर है उसे विंड ब्लेस्ड पोशन को रीडाइजेस्ट करना था, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ओशन सॉन्गस्टर पोशन डाइजेस्ट करने से जो कमोशन होती है वो बहुत ऑब्वियस है। मुझे वो वर्ड ऑफ द सी खरीद लेना चाहिए था और हर बार सिंगिंग का ब्लेम उस पे डाल देना चाहिए था। अल्जर ने साइलेंटली साय किया, लेकिन उसे ज्यादा रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि चाहे वो तब खरीदना चाहता, उसके पास पैसे नहीं थे। और हाँ, उसने ओशन सॉन्गस्टर पोशन डाइजेस्ट करने का तरीका समझ लिया था। मुझे जल्द ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कंफर्म हो जाएगा कि वो फीसैक नेवी ऑफिसर कौन है जिसे मिस्टर फूल इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। अल्जर ने अपनी नजर वापस खींच ली और डेस्क की तरफ फ्लोट किया जहां एक ब्रास सेक्सटैंड था। इस पल 2 सेलर्स डेक से गुजरे जबकि बेल्च कर रहे थे। लगता है इन पानियों में सायरन्स हैं। मैं रात को हमेशा उनकी सिंगिंग सुनता हूं, एक सेलर ने अनसर्टेनिटी में कहा। उसका कंपेनियन स्नियर किया, कैसे मुमकिन है? एक सायरन इतनी बुरी कैसी सुनाई दे सकती है? ये किसी सी मॉन्स्टर की आवाज होगी। सिटी ऑफ सिल्वर में ट्रेनिंग फील्ड में, जो डे टाइम के कंपैरिजन में इतना क्राउडेड नहीं था, वहां ब्लू आइस का ढेर छोटा पहाड़ जैसा था। डेरिक ने अपना वेपन साथ नहीं लाया। वो एम्प्टी हैंडेड आइस के पहाड़ के सामने खड़ा हुआ पायसली प्रे कर रहा था। द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एज। ऑनरिफिक नेम चैंट करने और अपनी रिक्वेस्ट के बाद उसने देखा कि 6 मेंबर काउंसिल का चीफ कॉलिन एलायड दूर से आइस ब्लॉक्स की तरफ आ रहा है। कॉलिन, जिसकी पीठ पर 2 स्वॉर्ड्स थीं, एक बॉटल लाए जो लाइट एमिटिंग और हॉट गोल्डन लिक्विड से भरी थी। उसने देखा डेरिक ने अपनी स्ट्रेंथ लगाई और आइस ब्लॉक के अंदर दाखिल होकर बिल्कुल अंदर दफन हो गया, एक क्रैक भी नहीं छोड़ी। एक डीप और हेजी डार्कनेस उतर आई। आसमान पर लाइटनिंग के चमकने के बावजूद अंदर को रोशन नहीं कर पा रही थी। एक पल में एक अनडिस्क्राइबेबल सर्ज अपीयर हुई, जैसे डार्कनेस की गहराई से आंखें डाली जा रही हों। कॉलिन एलायड क्लियरली सेंस कर सकता था कि डेरिक डीप स्लीप में था। चाहे डेरिक आइस में फ्रोजन था जो यूजुअली नहीं पिघलता और उसका बॉडी कांप रहा था, वो नहीं जागा।
बिना किसी हेजिटेशन के उसने पोशन बॉटल आगे फेंक दी। एक रेत लाइक ट्रांसपेरेंट फिगर ऊपर फ्लोट हुआ और उसे एनवेलप कर लिया। यह फिगर आइस ब्लॉक से गुजरकर क्रैम्प्ड स्पेस में आ गई जहां डेरेक था। उसने पोशन निकाली और डेरेक के मुंह के पास रखी। जैसे ही ये एक्शन हुआ वो तुरंत पीछे हटी और आइस ब्लॉक से निकल गई। वुश! कॉलिन एलाइड ने अचानक अपनी स्वॉर्ड निकाली और अपने राइट साइड के पीछे काट दी। एक मॉन्स्टर जिसका रॉटिंग बॉडी आंखों से ढका हुआ था येलो पस में फूट पड़ा। पता नहीं वो कहां से आया। इस पल कॉलिन ने देखा कि ब्लू आइस के ढेर से रेडिएंट लाइट इमर्ज हुई। उन्होंने प्योर लाइट बिखेरी जिसमें बर्निंग इंटेंसिटी, वार्मथ, ब्राइटनेस और वाइटैलिटी थी जो आसपास की लाइटनिंग से अलग थी। ये कॉलिन की आंखों में भर गया जैसे वो लाइट डार्क एजेस से आई हो। सिटी ऑफ सिल्वर का चीफ इंटेंटली देखता रहा, मोशनलेस रहता रहा जब तक एक और मॉन्स्टर डार्कनेस से इमर्ज हुआ। ग्रे फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस में लिटिल सन भी सीक्वेंस 5 पर है। क्लेन ने साय ऑफ रिलीफ लिया। उसने अपनी नज़र द सन को रिप्रेजेंट करने वाली क्रिम्सन स्टार पर डाली और उसे दूसरी स्टार की तरफ फेंका। ये मिस जस्टिस की निशानी थी। पिछले 1 महीने में उसने साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के कई मिशंस कंप्लीट किए और अपने कंट्रीब्यूशन के बदले ड्रीम वॉकर की पोशन फॉर्मूला एक्सचेंज कर ली। इसका मतलब था कि वो हेवन रैम्बिस से फिर मिलने वाली चैप्टर थी। 1015 मार्च ऑफ वॉर। बैकलैंड फर्नीचर मर्चेंट हैम्प्रेस के घर पर ऑड्री फिर से साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के काउंसलर हेवन रैम्बिस से मिली। ये ओल्ड जेंटलमैन अभी भी वार्म और एलिगेंट थे। उसके सफेद लेकिन लश बाल नीटली कोम्ड थे। उसकी ब्लू डीप आंखें इन्फिनिट नॉलेज से भरी लगती थी। उसे देखकर ऑड्री की आंखों में वेकेंट लुक आया, फिर रियलाइजेशन हुई। ऐसा लगा जैसे वो आखिरकार एक लंबे सपने से जाग गई हो और अपनी खोई हुई मेमोरीज रिकवर कर ली हो। उसे इस पर हैरानी या कंफ्यूजन नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल की तरह इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जैसे ये बहुत आम बात हो। गुड आफ्टरनून मिस्टर रैम्बिस, ऑड्री ने फ्लॉलेस एटिकेट के साथ ग्रीट किया। रैम्बिस ने थोड़ा सा सर हिलाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड आफ्टरनून हमारी लड़की। पिछले 1 महीने में वो ग्रेजुअली एक्सेप्ट करने लगे थे कि वो साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स की प्राइड थी और सबसे इंपॉर्टेंट लड़की। ऑड्री ने अपने चेस्ट पर डायमंड ब्रोच की तरफ देखा और मुस्कुराकर बैठ गई, हेवन रैम्बिस के बोलने का इंतजार करते हुए। क्यू और गाइडेंस के बारे में उसने अपने प्रेपरेशंस की वजह से कोई असर नहीं महसूस किया। उस पल जब उसने हेवन रैम्बिस को ऐसा कहते सुना, उसे ऐसा लगा कि वो सब कुछ इग्नोर कर दे, एटिकेट या कुछ भी, अपनी आंखें घुमाए बिना एक्सपोजर के डर से। लेकिन आखिर उसने खुद को रोक लिया और कोई प्रॉब्लम एक्सपोज नहीं की। हेवन रैम्बिस ने ऑड्री को कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर वही मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमने इस दौरान बहुत अच्छा किया है। एक रिवॉर्ड के तौर पर हमने डिसाइड किया है कि तुम्हें ड्रीम वॉकर की पोशन फॉर्मूला दे दें। कहते हुए उसने अपनी शर्ट की पॉकेट से एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर निकाला और कॉफी टेबल पर रखा, फिर उसे नोबल लेडी की तरफ ढकेला। ऑड्री ने अपनी स्कर्ट दबाकर थोड़ा सा उठकर पेपर उठाया और हेवन रैम्बिस के सामने खोला। उसकी नज़र पहले मेन इंग्रेडिएंट्स पर पड़ी, फिर उसने रिचुअल को क्विकली स्किम कर लिया। मेन इंग्रेडिएंट्स: एक ड्रीम कैचर का दिल, एक माइंड इल्यूजन क्रिस्टल या एक मैच्योर माइंड ड्रैगन का कंप्लीट ब्रेन। रिचुअल: स्पिरिट वर्ल्ड में एक हार्पी ढूंढो और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, फिर एक टेल फेदर हाथ में लेकर इंटेंस फीलिंग्स ऑफ ईदर जॉय और एंगर में पोशन पियो। जैसे ऑड्री की पजलमेंट को सेंस करते हुए हेवन रैम्बिस ने मुस्कुराकर एक्सप्लेन किया, एक हार्पी में नाइटमेयर्स देने की एबिलिटी होती है। वो लोगों को सपनों से जगा सकती है। इसीलिए पूरे रिचुअल की एसेंस ये है कि तुम एक सपने में डूब जाओ और उसे जागने को तैयार ना हो। बाहरी फोर्स से सपने से बाहर निकालो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए सो सकते हो या कंट्रोल खोकर मॉन्स्टर बन सकते हो। ऑड्री ने सोचते हुए सर हिला दिया। पोशन इंटेंस फीलिंग्स में पीने की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि मैं बहुत गहरी नींद न सो जाऊं। हाँ, तुम पहले ही मैटर की क्रक्स पकड़ चुकी हो, हेवन रैम्बिस ने मुस्कुराकर कहा। अगर तुम स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानती और हार्पी नहीं ढूंढ पाती तो हम कुछ हेल्प दे सकते हैं। अगर रिचुअल की एसेंस ये है कि मैं सपने से जागूं, इसका मतलब है कि हार्पी जरूरी नहीं। मिस्टर फूल के एंजल की ब्लेसिंग्स मुझे सपनों में ल्यूसिड रहने दे सकती हैं। मैं जब चाहूं जाग सकती हूं। ऑड्री की ग्रीन आंखें घूमी और एंटिसिपेशन के लुक्स के साथ बोली, मैं पहले खुद ट्राई कर सकती हूं। ठीक है, हेवन ने लड़की के रिस्क लेने के डिजायर पर कोई एतराज नहीं किया। उसने थोड़ा रुक कर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और मैटर है। अगर तुमने अच्छा किया तो हम तुम्हें ड्रीम वॉकर के पोशन के सारे इंग्रेडिएंट्स दे देंगे। क्या है? ऑड्री ने बिना किसी रेजिस्टेंस के पूछा, बिल्कुल पहले की तरह। हेवन रैम्बिस ने स्लाइटली सॉलेम एक्सप्रेशन के साथ कहा, अपने फादर अर्ल हॉल, प्रेजेंट ड्यूक नेगन, एडमिरल एमेरियस और दूसरे नोबल्स का एटीट्यूड पता करो एक रिलेटिवली मेजर वॉर के बारे में। वॉर? ऑड्री ने यह शब्द रिपीट किया जो वो अक्सर सुनती थी लेकिन कुछ अनफेमिलियर लगता था। उसे ऐसा वेग फीलिंग जैसे एक सीमिंगली काम लेक की सरफेस के नीचे अचानक रिपल्स बन गए हों। वॉर,
ग्रे फॉग के ऊपर क्लेन ने मिस जस्टिस की प्रेयर सुनी और डीप थॉट में चला गया। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स, हर्मीज या शायद उनके पीछे छिपा हुआ एडम वॉर को वेलकम करते हैं या ऑब्जेक्ट करते हैं। और लोन के किंग, प्राइम मिनिस्टर और कई नोबल्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वॉर चाहते हैं या नहीं, उसका जवाब रिलेटिवली क्लियर था। पिछले साल द हैंग्ड मैन ने एक बार मिस जस्टिस से सिमिलर क्वेश्चन पूछा था। उसका जवाब था कि किंग और प्राइम मिनिस्टर वॉर मॉन्गर्स होने की टेंडेंसीज रखते हैं, लेकिन उन्होंने पहले इंटरनल रिफॉर्म्स पर फोकस करने और अलग अलग मैटर्स के कनेक्शन सेटल करने का ऑप्शन लिया। अब करीब 1 साल गुजर गया है और जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई हैं वो ट्रैक पर हैं। दूसरे शब्दों में वो टाइम आ गया है वॉर शुरू करने का, ताकि ईस्ट बालाम में लोन का खोया हुआ इंटरेस्ट वापस ले सकें। ये रेवोल्यूशनरी एरा है। देशों के बीच स्ट्राइफ इंटेंस है और एक बार वॉर शुरू हो गया उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। और हाँ, एडम, अमोन और दूसरे किंग्स ऑफ एंजल्स एक के बाद एक अपीयर हो रहे हैं। पहले ही की आइटम्स रिट्रीव कर चुके हैं या ब्रेक थ्रू की तलाश में है। एक स्टॉर्म मिस्टीरियस वर्ल्ड पर उतरने वाला है और डेंजर लर्किंग है। क्लेन ने साय किया और रियल वर्ल्ड में वापस आया। अगले दिन वो पहले सेंट सैमुअल कैथीड्रल गया, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेंस ऑफ पाउंड्स डोनेट किए। उसके बाद वो 22 फेल्प स्ट्रीट गया, लोन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के कुछ बिजनेस में हिस्सा लेने की प्लानिंग कर रहा था। जब वो अंदर आया, क्लेन ने देखा मिस जस्टिस ऑड्री और फाउंडेशन के कुछ स्टाफ स्टेयर्स से नीचे आ रहे हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नोबल लेडी आज बहुत सिंपली ड्रेस थी। उसके बाल एक सिंपल बन में बंधे थे और कोई एक्सेसरीज नहीं थी। उसका ड्रेस लाइट ग्रीन रंग का था और उसकी स्लीव्स में फ्रिल्स का एक सर्कल था। कोई लेसेस या टैसल्स नहीं थे। गुड मॉर्निंग मिस ऑड्री। क्लेन ने अपना हैट उतारा जैसे यूजुअली करता था और बो किया, फिर उसने स्टाफ की तरफ सर हिलाकर ग्रीट किया। ऑड्री के रिस्पॉन्स के बाद क्लेन ने कैजुअली पूछा, कहाँ जा रही हैं? उसे पता था कि मिस जस्टिस की फाउंडेशन में मेन रोल हाई सोसाइटी की अलग अलग लेडीज और जेंटलमैन से डोनेशंस मांगना था। ऑड्री ने फेंट स्माइल के साथ जवाब दिया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का विजिट करो और उन स्टूडेंट्स से मिलो जिनकी हमने पहले मदद की थी। उनकी एजुकेशन और लिविंग कंडीशंस चेक करो। ये कहकर उसने आंखें झपकाईं और अपनी स्माइल फैला दी। मिस्टर डैंटेस, क्या आप साथ चलना चाहेंगे? उन बच्चों को देखिए जिनकी फेट आपके आइडियाज और काइंडनेस की वजह से बदलने का मौका मिला। ओह, कुछ तो ऑलरेडी यंग एडल्ट्स बन चुके हैं। चाहे क्लेन ने कभी सोचा नहीं था कि लोन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन से कुछ रिटर्न पाएं, वो सच में चाहता था कि ये एक्शंस टारगेट ग्रुप को मदद करें। इसीलिए प्रोग्रेस और एक्चुअल सिचुएशन के बारे में वो रादर कंसर्न था। थोड़ी हेजिटेशन के बाद उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मुझे ऐसी इन्विटेशन को रिजेक्ट करने का कोई तरीका नहीं। ग्रुप दरवाजे से बाहर आया और मिस ऑड्री के सजेशन पर उन्होंने एक अनट्रैक्ड पब्लिक कैरेज चूज की। कैरेज में चढ़कर क्लेन जेंटलमैन की तरह पहले मिस ऑड्री को बैठने दिया। फिर वो उसके सामने बैठा और मुस्कुराकर पूछा, लगता है तुम इसकी आदी हो चुकी हो। ऑड्री ने अपने पास फाउंडेशन के स्टाफ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, पहली बार नहीं है। हर बार बाहर जाने के लिए मेरी अपनी कैरेज ले जाना मुमकिन नहीं। उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कहकर उसने एम्बैरेसमेंट में चीक्स गुलाबी कर ली और कहा, पहली बार पब्लिक कैरेज में मैंने 1 पाउंड फेस वैल्यू के नोट्स निकाले। जो लेडी पैसे कलेक्ट कर रही थी उसने मुझे कुछ न्यूज़पेपर्स खरीदने को कहा, फिर वापस आ गई। ओह, ये उतना क्लीन है। हवा की स्मेल भी इतनी अनबेरेबल नहीं है। क्लेन ने थोड़ा सा सर हिलाकर कहा, इसका कारण यह है कि ट्रूली पुअर ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो चलना पसंद करते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, न ही वो कहीं दूर जाते हैं। मिस्टर डैंटेस, लगता है आप ऐसी मैटर्स से फेमिलियर हैं। चाहे ऑड्री ने रीजन गेस कर लिया था, फिर उसने दूसरों के सामने फिर पूछा। क्लेन मुस्कुरा दिया। चाहे मैंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने बहुत कुछ देखा है। ऑड्री ने इस टॉपिक पर आगे बात नहीं की, बजाय उसने बेनिफिशियरीज का जिक्र किया जिनकी वो विजिट कर रही थी, उनकी एजुकेशन और लिविंग कंडीशंस कंफर्म करने के लिए। आइडल चैट के बीच वो अपने पहले डेस्टिनेशन बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंच गए। ऑड्री की आइडेंटिटी और ड्वेन डैंटेस के सोशल रिलेशंस के आधार पर उन्होंने डायरेक्टली न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर, जो 100 बोकलोन स्ट्रीट के रेजिडेंट थे, मिस्टर पॉटलिन मोमेंट से मिले। ये एल्डर का बिल्ड बड़ा था, कॉम्प्लेक्शन रडी और आवाज बुलंद। जब भी वो अपने नेबर ड्वेन डैंटेस और डिस्टिंग्विश्ड मिस ऑड्री से यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करते, वो हायर एजुकेशन कमीशन की कंप्लेंट करते। ऑड्री और क्लेन ने डीसेंट स्माइल के साथ सुना और ओकेजनली उनके शब्दों को एको किया। आखिरकार उन्होंने काम शुरू करने की जरूरत उठाने का मौका ढूंढ लिया। पोर्टलैंड अभी अपने सेक्रेटरी को बुलाने ही वाले थे कि उन्होंने अचानक सुना कि कोई उनके ऑफिस का दरवाजा खटखटा रहा है। प्लीज कम इन, चांसलर ने बुलंद आवाज में कहा। दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। एक ब्लैक हेयर्ड ब्राउन आइड लड़की अंदर आई। उसने खुद को डॉल नहीं बनाया था और रादर थिन थी। उसके फेशियल फीचर्स अच्छे थे और वो 17-18 साल की लग रही थी।
क्लेन की नज़र अचानक गहरी हो गई, फिर उसने खुद को रोक लिया। लड़की ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चांसलर के ऑफिस में गेस्ट्स होंगे। एंग्जाइटी में उसने जल्दी से सर झुका लिया और कहा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, वो वैसे भी जाने वाले थे। पोर्टलैंड ने बिना माइंड किए कहा, क्या तुमने वो आइटम बनाया जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते बनाने को कहा था? जी हाँ। लड़की दरवाजे से अंदर आई और साइड में खड़ी हो गई। पोर्टलैंड मोमेंट ने ड्वेन डांटेस और ऑड्री की तरफ मुस्कुराकर कहा, उसका नाम मेलिसा मोरेट्टी है। वो मैकेनिक्स में बहुत टैलेंटेड है। मैं उसे एक्सीडेंटली मिला और उसने मेरी लेबोरेटरी में मेरी मदद की। जरूर अभी वो सिर्फ कुछ मिसलेनियस चोर्स कर सकती है। नॉट बैड। क्लेन के होंठ के कॉर्नर्स कर्ल हुए। उसने ऑब्वियस स्माइल के साथ उसकी तारीफ की। ऑड्री ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अक्सर एरोगेंट लोग कहते हैं कि विमेन में मैकेनिक्स का कोई टैलेंट नहीं होता, और इस लेडी ने उन्हें गलत साबित कर दिया। पोर्टलैंड हंसकर सर हिला दिया। ऐसी कमेंट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपना सेक्रेटरी भेजता हूं बेनिफिशियरीज की कंडीशन समझने में आपकी मदद करने के लिए। ऑड्री और क्लेन और नहीं रुके, ऑफिस से निकल गए। दरवाजे से बाहर आते ही ऑड्री ने ड्वेन डांटेस की तरफ चोरी छुपके देखा, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। Chapter 1016 News from the Numinous Episcopate 160 बॉकलैंड स्ट्रीट, ड्वेन डांटेस के मैंशन के अंदर। क्लाइन फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के सामने खड़ा था। देख रहा था, बारिश हवा के साथ आना शुरू हो गई थी। बारिश जमीन और ग्लास से टकराकर एक मैश बना रही थी। ऑटम के आने के बाद बैकलैंड में फिर से बारिश शुरू हो गई थी। ये साथ में एक लिंगरिंग कोल्डनेस और ह्यूमिडिटी लेकर आई। क्लाइन वहां मोशनलेस लंबे टाइम तक खड़ा रहा। ब्लरी रेनी सीन के थ्रू डोर तक साइलेंटली देखता रहा, उसकी आंखें अनफोकस्ड। जब उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हुई, तभी उसने अपने वॉन्डरिंग थॉट्स को रोका और सर घुमाया। रेने टिनेकर के 4 सिरों ने एक के बाद एक जवाब दिया। फ्रॉम दैट अनडाइंग इडियट। न्यूमिनस एपिस्कोपेट के आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन का पैट्रिक ब्रायन। क्लाइन ने आसानी से समझ लिया कि मिस मैसेंजर किसका जिक्र कर रही हैं, क्योंकि पैट्रिक ही था जो पिछले 2 महीने में उससे सबसे ज्यादा लिखता था। वो हर स्लाइट इंपॉर्टेंस की चीज रिपोर्ट करता था और इंस्ट्रक्शंस मांगता था। कुछ बार के बाद रेने टिनेकर ने उसे एक निकनेम दे दिया। मिस मैसेंजर पहले ऐसी मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाती थीं। पता नहीं कब शुरू हुआ। जो लोग मुझे लिखते हैं उनमें से ज्यादातर को निकनेम्स मिल गई हैं, मिस शारन को छोड़कर। क्लाइन साइलेंटली मंबल करते हुए लेटर को खोला और क्विकली स्कैन कर लिया। लेटर में पैट्रिक ब्रायन ने कहा कि साउदर्न कॉन्टिनेंट के ऑर्डर्स अब उसे डेथ को जगाने के लिए अलग अलग अटेम्प्ट्स करने के लिए नहीं है, बजाय उन्हें एक स्पेशल रिचुअल प्रिपेयर करने और मौजोलियम के अंदर डेथ डोमेन के एंजल आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन के लीडर हेटर की रिकवरी में मदद करने को कहा गया। ये था उन्हें टेम्परेरीली लैंड इन विच ही सील्ड हिमसेल्फ से निकालने का तरीका। ऐसा ऑर्डर सरफेस पर प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सडन था। लेकिन क्लाइन ने फिर भी कुछ अजीब महसूस किया। न्यूमिनस एपिस्कोपेट का आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन साउदर्न कॉन्टिनेंट में पहले पैट्रिक को स्ट्रेंज लेकिन डेंजरस रिचुअल्स कंटिन्यू करने को कह रहा था। मैंने उसे बहानों जैसे मटेरियल्स गैदर नहीं कर पाने या एक्सपेरिमेंट की अल्टीमेट फेलियर का इस्तेमाल करके ट्रिक कर लिया। अब उन्होंने आखिरकार शक किया है कि पैट्रिक में कुछ प्रॉब्लम है। क्लाइन ने सोचते हुए सर हिलाया। उसे शक था कि ये पैट्रिक ब्रायन के लिए एक टेस्ट है, एक टेस्ट जो एक एंजल की तरफ पॉइंट कर रहा है। एक एंजल का रिस्पॉन्स रिचुअल्स पूरी दुनिया को कवर करता है। हाँ, ये अच्छा है जब तक वो आर्टिफिशियल डेथ में प्रॉब्लम होने का शक न करें। आखिर उन्होंने एंशिएंट बैलम एम्पायर से एक ह्यूज इनहेरिटेंस पाया है। कौन जाने अगर उनके पास कोई तरीका हो गॉडेस के डेथ पाथवे की यूनिकनेस को कंट्रोल करने के प्रोग्रेस को अफेक्ट करने का। ये दोनों साइड्स के लिए बने हो सकता है। क्लाइन ने कुछ देर एनालिसिस किया, फिर साय ऑफ रिलीफ लिया। डेथ डोमेन के एंजल के टेस्ट के बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि द फूल भी सेम लेवल की पावर डायरेक्ट कर सकता था। एंजल्स एम्ब्रेस के साथ एक डिसरप्शन इफेक्ट बनाया जा सकता था। जब हाई प्रीस्ट हेटर पर्सनली डिसेंड ना करें और सिर्फ रिमोटली इन्फ्लुएंस डालें, तो वो मिसडायरेक्शंस इन एन इंजीनियस मैनर कर सकता है। इस बात को समझकर क्लाइन ने अपनी कलाई हिलाई, पैट्रिक ब्रायन का लेटर स्कारलेट फ्लेम्स में जला दिया। डेस्क पर वापस आते हुए उसने पेन और पेपर निकाला और लिखा, तुम अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल रिचुअल से पहले तुम्हें मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी और मेरी परमिशन लेनी होगी। लेटर्स के रिसीविंग और सेंडिंग के इंटरवल शॉर्ट होने के कारण पैट्रिक लाइकली अपनी ओरिजिनल स्पॉट पर ही होगा।
क्लाइन ने पैट्रिक का मैसेंजर नहीं बुलाया और बजाय एडवेंचरस हारमोनिका फूंका और फोल्डेड लेटर रेनेट टिनिकर को दे दिया। ड्रिजल के बीच शियो ने एक सिंपल रेनकोट जो ट्री सैप से लाइंड था अपने ऊपर डाला और शैडोज में छुपकर विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के साइड डोर को घूरने लगी। शाम भी नहीं हुई थी, लेकिन स्ट्रीट लैंप्स पहले ही जल चुके थे। वो बारिश में फेंट ग्लो एमिट कर रहे थे। कुछ देर बाद एक रेंटल कैरेज डोर से आई और रिमोट एरिया में साइड डोर के सामने रुकी। विस्काउंट का वैलेट जो छिपा हुआ था तुरंत बाहर दौड़ा, एक अम्ब्रेला खोला। उसने क्लोक्ड वुमन को कैरेज से उतरते देखा और प्रोटेक्ट करते हुए जल्दी से साइड डोर से गुजर गया। और रेंटल कैरेज वहीं रुकी रही, नहीं गई। लगता है उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी दिया गया था। शियो अभी भी वुमन की अपीयरेंस नहीं देख पाई, लेकिन इससे उसे डिसहार्टनिंग नहीं हुई। वो पेशेंटली कोल्ड बारिश में इंतजार करती रही, जैसे वो मोशनलेस स्टैचू बन गई हो। उसने प्लान किया कि वुमन के बाहर आते ही उसे टेल करके उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करेगी। ये दोनों उसके लिए जज पोशन फॉर्मूला पाने का मौका था, और वही रीजन था कि वो बैकलैंड आई थी, अपने फादर की डेथ की सच्चाई इन्वेस्टिगेट करने। और इसी तरह के मोटिव से इंस्पायर्ड होकर शियो ने विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड को मॉनिटर करते रहने जारी रखा। MI9 के दूसरे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पहले ही मिशन एंड कर चुके थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। गोल्डन मास्क मैन ने जो मिशन डेजिग्नेट किया था, उसने हफ्तों से इसके बारे में नहीं पूछा। क्लियरली उसने इस पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के बेडरूम के अंदर एक ब्यूटीफुल ब्राउन हेड गर्ल सिल्क गाउन में पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। वो स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ खेल रही थी, जैसे उसे ट्रेजर ट्रोव मिल गया हो। विस्काउंट जो पहले ही मिडिल एज्ड था, मेल नाइट गाउन पहने और बाल अभी भी मॉइस्ट हुए ब्यूटीफुल गर्ल की तरफ गया और उसने मिरर में उसके रिफ्लेक्शन की तरफ मुस्कुराकर कहा, शौमेन, तुम्हें अब इनकी जरूरत नहीं तुम्हारी ब्यूटी बढ़ाने के लिए। ये सिर्फ एक तरह की फीमेल इंस्टिंक्ट है। शौमेन नाम की यंग गर्ल ने हाथ उठाया और मुस्कुराकर विस्काउंट के हाथ पर प्रेस किया जो उसके शोल्डर पर रखी गई थी। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने जेंटली मुस्कुराकर कहा, जब तुम इन्हें छूती हो तुम्हारे अंदर एक प्योर और इनोसेंट हवा होती है। तुम मुझे अपनी यूथ ढूंढने देती हो, जैसे वो दिन जब मैं सिर्फ 18 साल का था। शौमेन के रिप्लाई का इंतजार किए बिना वो आगे बोला, मेरी वाइफ सालों पहले मर चुकी है। मैं हमेशा सोचता था कि मैं लॉर्ड के बुलाने तक जिंदा रहूंगा, लेकिन कौन जानता था कि मैं तुमसे मिलूंगा। थोड़ी देर में जब डैकलैंड में अक्यूमुलेट हुआ प्रेशर रिलीज हो जाएगा, मैं एक चांस ढूंढूंगा अल्टार तक तुम्हारे साथ वेडिंग आयल से चलने का। वेडिंग? तुम मुझे शादी करना चाहते हो? शौमेन चौंकी, उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जैसे उसे डिसहार्टनिंग हो गई हो। ऐसा लगा जैसे उसे अचानक सपने से जाग आया हो। उसने सर नहीं घुमाया, उसके होंठ कांप रहे थे, जबकि वो जवाब दे रही थी। उसने कहा कि वो मुझे शादी करना चाहता है। ट्रिसी ने तुरंत भौएं चाढ़ी। तुम्हें उस वक्त आदमी के शब्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें और मुझे ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर वो सच में तुमसे शादी करना चाहता है तो वो तुमसे वैरी नहीं होगा। वो तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करना चाहेगा। क्या उसने ऐसा किया? अपना क्वेश्चन सुनकर शौमेन की मूड सलन हो गई। ट्रिसी खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार को परस्यू करने से नहीं रोक रही। अगर तुम इस टेम्परेरी मिशन को परमानेंट बनाना चाहती हो, तुम्हें सोचना होगा कि क्या करना होगा। इथेलेली सेंटेंस खत्म करके वो दरवाजे की तरफ गई और रेंटेड अपार्टमेंट छोड़ दी। स्टेयरकेस से नीचे जाते हुए ट्रिसी ने अचानक अपने जूतों को नोटिस किया। उसने चकल किया और सीमिंगली सेल्फ डेप्रिकेटिंग तरीके से कहा, चैप्टर 1017 मेगर मैनर, बैकलैंड, एम्प्रेस बरो नॉर्थ वेस्ट की आउटस्कर्ट्स में। ये एक ऐसी जगह है जहां हॉर्स कैरेज से 1 घंटे से ज्यादा का सफर है। मेगर मैनर टसक रिवर के किनारे बना हुआ है, इसलिए आसपास की सीनरी खूबसूरत है और इसकी सीमाओं में लश वेजिटेशन है। अजीब बात यह है, बैकलैंड के सिटी एरियाज में पेरिनियल बारिश होती है और रिलेटिवली कम सनी दिन होते हैं, लेकिन आउटस्कर्ट्स में बादल पतले होते हैं और धूप हमेशा ब्राइट होती है। छोटी दूरी के बावजूद दोनों जगहों का मौसम बिल्कुल अलग है। ये नॉर्थ वेस्ट आउटस्कर्ट्स में सबसे ज्यादा ऑब्वियस है। ये नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में एक रादर फेमस ग्रेप प्लांटेशन भी है और टसक रिवर को इस रीजन से नॉर्थ वेस्ट में और 50 किलोमीटर फॉलो करते हुए फिर बैकलैंड के सिटी एरिया जैसा मौसम मिलता है। ऐसी सिचुएशंस मीटरलॉजिस्ट्स को पजल करती हैं। वो कोई सूटेबल थ्योरी नहीं ढूंढ पाते इसका रीजन बताने के लिए, लेकिन क्लाइन के पास एक वेग गेस है। 4th ईपॉक में ये ट्यूडर ट्रांसोस यूनाइटेड एम्पायर की कैपिटल थी।
यहीं ब्लड एम्परर एलिस्टा ने अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ी और एक क्रेजी डेइटी बन गया। इसलिए ये नॉर्मल है कि मौसम और टेरेन उन्हीं छोटी सीमाओं में हमेशा के लिए बदल गए। लेनर्ड मिचेल ने एक फ्री एक्सचेंज के दौरान इसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन की थी। और हाँ, एक एरिया जो लंबी हिस्ट्री और अर्ली ह्यूमन एक्टिविटी के साइंस रखता है, ये लैंड ऑफ होप काउंटलेस एंशिएंट रूइंस को दबाए हुए हैं। ये बहुत पॉसिबल है कि वो मौसम पर असर डाल सकते हैं। कैरिज मैगर मैनर में घुसी, फाउंटेन पॉन्ड और छोटे गार्डन से गुजरती हुई, जो मेन बिल्डिंग से घिरा हुआ था। आखिर वो मेन डोर के बाहर रुकी। जैसे ही क्लाइंट बटलर वॉल्टर के साथ कैरेज से उतरा, उसने देखा लैंड स्टीवर्ड रिक्यफ्सन 2 रोज में मेल और फीमेल सर्वेंट्स को दरवाजे के पास लेकर खड़े हैं, एम्प्लॉयर का इंतजार कर रहे हैं। 160 बॉकलैंड स्ट्रीट से कंपेयर करें, यहाँ ज्यादा सर्वेंट्स हैं, लेकिन वो मेनली लोअर क्लास सर्वेंट्स हैं। रिचर्डसन को नए सूट में देखते हुए क्लाइंट ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वेल डन। रिचर्डसन के रिप्लाई का इंतजार किए बिना उसने अपना हैट उतारा और अपनी केन के साथ वैले एन्यूनी को दिया, जबकि वो पूछा, क्या तुमने लेडीज के चैट करने और जेंटलमैन के कार्ड्स खेलने के लिए एक्टिविटी रूम तैयार कर ली है? जी हाँ सर, मैंने पोकर कार्ड्स, टैरो कार्ड्स और कुछ बोर्ड गेम्स रखी हैं। पियानो, वायलिन्स और दूसरे कॉमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अंदर शिफ्ट कर दिए हैं, रिचर्डसन ने एलिक्वेंटली जवाब दिया। क्लाइंट दरवाजे से गुजरा और सर हिला दिया। जेंटलमैन के लिए स्मोकिंग रूम कहाँ है? लेडीज की तरह वो सब सेकंड फ्लोर पर हैं, वो 5 रूम से सेपरेटेड हैं। रिचर्डसन को मैनर के सर्वेंट्स की जरूरत नहीं थी उसे याद दिलाने के लिए, उसे याद करने की भी जरूरत नहीं थी जवाब देने के लिए। अपने एम्प्लॉयर की पहली हंटिंग एक्सकर्शन को फ्लॉलेस बनाने के लिए उसने हर निटी ग्रिटी डिटेल पर ध्यान दिया। चाहे इससे उसे फिजिकली थकान आई थी, लेकिन मेंटली वो एक्साइटेड था। क्लाइंट ने डिनर और गेस्ट रूम्स के बारे में पूछा और कंफर्म किया कि सब कुछ प्लेस पर है। जल्द ही क्लाइंट ने मैगर मैनर के नाम बदलने के बाद पहली बैच गेस्ट्स को वेलकम किया, अब जिसे डांटेज मैनर के नाम से जाना जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ट और उसका परिवार। यह जगह मेरे मूस मैनर से बहुत बड़ा है। मार्क्ट ने मुस्कुराकर अपना कोट उतारा और एक सर्वेंट को देते हुए तारीफ की। मैंने हमेशा मैगर के वाइन की एक्सीलेंट क्वालिटी के बारे में सुना है, लेकिन कभी टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। आज आखिरकार मेरी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। उम्मीद है आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, क्लाइंट ने मॉडेस्टली मुस्कुराकर कहा। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का फेमस ग्रेप प्लांटेशन एरिया होने के नाते शैम्पेन, रेड वाइन और व्हाइट वाइन बैकलैंड के नॉर्थ वेस्ट आउटस्कर्ट्स में फाइनेस्ट मानी जाती है, लेकिन यहाँ का मैनर मेनली नोबल्स का है। सेल्फ ब्रूड अल्कोहलिक बेवरेजेस यूजुअली पब्लिक को नहीं बेची जाती, इसलिए ये ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ है। सिर्फ हाई सोसाइटी के लोग या उनसे रिलेटेड लोग ही इसके बारे में जानते हैं। मैगर सबसे आइकॉनिक मैनर्स में से एक है। जो वाइन वहाँ ब्रू होता है उसे लोग इन द नो वाइडली प्रेस करते हैं। सर्टेन ईयर्स की रेड वाइन तो कलेक्टर्स के द्वारा 100 पाउंड से ज्यादा में ऑफर की जाती है, लेकिन क्लाइंट को ये मैनर 20,000 पाउंड्स में खरीदने के लिए नेचुरली कुछ कंडीशंस माननी पड़ी। सर्टेन ईयर्स की सारी वाइन ड्यूक नेगन के सर्वेंट्स ले गए। मार्क्ट इस बात से रादर क्लियर था और फेमस वाइन कमोडिटीज पीने की उम्मीद नहीं रखता था। उसने हंसते हुए कहा, तुम कुछ बॉटल्स खोलकर हर एक का एक छोटा ग्लास मुझे दे सकते हो। मुझे डिसाइड करने दो कि बाकी वाइन में से कौन सी सबसे स्पेक्टैकुलर है। हाई सोसाइटी का मेंबर होने के नाते उसने कभी मैगर मैनर का वाइन टेस्ट नहीं किया। रीजन सिंपल था, वो न्यू पार्टी का मेंबर था और प्रीवियस ओनर ड्यूक नेगन कंजर्वेटिव पार्टी का मेन स्पॉन्सर था। नो प्रॉब्लम, क्लाइंट ने तुरंत अग्री किया। उसकी नज़र हेजल के चेहरे पर घूमी। जुलाई और अगस्त से कंपेयर करें, ये लड़की क्लियरली खुश है। अब वो स्ट्रेंजर्स के सामने एप्रीहेंसिव महसूस नहीं करती। पहले ऐसा बुरा था कि वो किसी बैंक्वेट या बॉल में हिस्सा लेने को तैयार नहीं थी। इससे जो उसे जानते थे वो सोचते थे कि वो बीमार है, और ये सब ऑड्री की वजह से है। जब भी वो लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में ड्वेन डांटेज से मिलती थी, उसने मेंशन किया था कि उसकी रिसेंटली मिस हेजल मार्क्ट से 2 बार मुलाकात हुई थी। ऐसी कम्युनिकेशन फर्स्ट ग्लांस पर प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती, क्योंकि हेजल ऑड्री और डांटेज की कॉमन फ्रेंड थी। एक कॉमन फ्रेंड के बारे में टॉपिक ढूंढना आइडल चार्टर में कॉमन बात है, लेकिन क्लाइंट मिस जस्टिस की हिंट समझ सकता था और उसे पता था कि उसकी हेजल से 2 अलग-अलग बॉल्स और बैंक्वेट्स पर मुलाकात हुई थी और उसने 2 बार उसका ट्रीटमेंट किया था। मार्क्ट के परिवार को सेटल करवाने के बाद क्लाइंट ने वीकेंड हंटिंग ट्रिप के लिए दूसरी बैच गेस्ट्स को वेलकम किया। ब्रिगेडियर जनरल कोनास किलगौर, जो एक दोस्त के साथ आए थे जिसका उसने पहले जिक्र किया था। क्लाइंट इस दोस्त को जानता था, लेकिन ड्वेन डांटेज नहीं। वो एक स्टीम कार मोगल था, फ्रामिस केज। वो बाइसिकल प्रोजेक्ट का मेन इन्वेस्टर्स में से एक था। उसने एक लॉयर, जो शायद लॉयर सीक्वेंस का बियॉन्डर था, के साथ मिलकर शर्लॉक मोरियार्टी से 10% शेयर सस्ते दाम पर खरीद लिए थे। क्योंकि वो लॉयर से रिलेटेड है, इसलिए एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वो द फॉलन के अर्ल का दोस्त कैसे है। क्लाइंट ने मुस्कुराकर आगे बढ़ा और ब्रिगेडियर जनरल कोनास और फ्रामिस केज को हक किया। वेलकम।
फिर वो पीछे हटा और पोर्टली लाइट ब्लू आइड फ्रैमिस जो क्वार्टर फेज एक्ट था से बोला, मैंने सुना आपकी स्टीम कार बहुत फेमस है, आप उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? फ्रैमिस के जवाब देने से पहले मैनली कोनास जनरल किलगॉर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम उसे नहीं समझते। वो कभी भी अपनी स्टीम कार शोकेस करने का मौका नहीं छोड़ता, लेकिन कार बहुत भारी है। यहाँ आते वक्त वो एक डिच में गिर गई और बाहर नहीं निकली। थैंकफुली मैं कभी उसके क्लेम्स पर विश्वास नहीं करता और अपनी कैरेज पर सवार होकर उसके पीछे आया, वरना उसे बाकी का सफर पैदल तय करना पड़ता। मेन प्रॉब्लम यह है कि हमारी सड़कें टेरिबल हैं, उन्हें रेनोवेट और रीबिल्ड करने की जरूरत है। उन्हें मेटल ट्रैक्स पेव किए जाने चाहिए, बिल्कुल स्टीम लोकोमोटिव्स की तरह। फ्रैमिस ने रिटॉर्ट किया और हाथ उठाकर फैले, मैं सोच रहा था कि तुमसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स मांगो। हाँ, हम बाद में बात कर सकते हैं। तुम ही थे जो पहले हमें इन्वेस्ट किए थे, अब तुम मुझसे इन्वेस्टमेंट्स मांग रहे हो। तभी क्लाइंट को रियलाइज हुआ कि वो किंगडम के अपर क्लास में एक रादर फेमस टाइकून है। उसने 10,000 पाउंड से ज्यादा के शेयर्स डोनेट किए थे और एक एक्सपेंसिव मैनर खरीदा था। उसने मिलिट्री से कनेक्शंस भी एस्टैब्लिश किए थे, तो ऑब्वियस था कि वो अमीर है। लेकिन असल में मेरा करंट नेटवर्थ सिर्फ 50-60 हज़ार गोल्ड पाउंड्स है, शायद मिस जस्टिस की दौलत का 10वां हिस्सा। पता नहीं कब मैं सच में मिलियन पाउंड्स नेटवर्थ वाला टाइकून बन पाऊंगा। क्लाइंट ने सेल्फ डेप्रिकेटिंग तरीके से सोचा। कुछ सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं मशीनरी और स्टीम के फ्यूजन में बहुत इंटरेस्टेड हूं। जब फ्री होऊंगा मैं आपकी स्टीम कार देख सकता हूं। स्पेक्टैक्युलर, फ्रैमिस ने तुरंत मुस्कुराकर कहा। अगर मुझे नहीं पता था कि आपने चर्च ऑफ एवरनाइट को बड़ा डोनेशन दिया है, मैं तो आपको गॉड ऑफ स्टीम के बिलीवर भी समझ लेता। मैंने पहले अपने चेस्ट पर ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्ब्लम भी ड्रॉ किया है। क्लाइंट ने इस टॉपिक पर आगे बात नहीं की, डर रहा था कि कोनास उसकी इंटेंशंस पकड़ ले। उसने स्टेयरकेस की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, क्यों ना आप स्मोकिंग रूम में जाकर यहाँ के प्राइज्ड सिगार कलेक्शंस ट्राई करें। जब मैंने ये मैनर खरीदा तभी मुझे पता चला कि यहाँ सिगार स्टोर करने के लिए खास रूम है। इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड है, लेकिन जैसे आप जानते हैं मैं स्मोक कर सकता हूँ लेकिन पसंद नहीं। नॉट बैड, क्या आपके पास चीफ्टन है? कोनास किलगॉर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ऑफ कोर्स, क्लाइंट ने पॉजिटिव जवाब दिया। इस हंटिंग ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ एक गोल था, वो था इस ब्रिगेडियर जनरल MI9 के डेप्यूटी डायरेक्टर को हंट करना। इसलिए क्लाइंट ने उनकी सारी प्रेफरेंसेस का ध्यान रखा था। लेकिन क्लाइंट इस हंटिंग ट्रिप के लिए एक्शन लेने में जल्दी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे अभी भी कोनास किलगॉर की एक्चुअल स्ट्रेंथ के बारे में अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, जो एक हिडन डेमीगॉड है। उसे और गैदरिंग्स और हंट्स की जरूरत थी ताकि वो उनके प्रेफरेंसेस, अलर्टनेस लेवल और वो कौन से आइटम साथ लेते हैं ये समझ सके। एक मजिशियन होने के नाते क्लाइंट अनप्रिपेयर्ड परफॉर्मेंस नहीं करता। शर्वुड बोरो के एक अपार्टमेंट में फॉर्स ने हाथ में किताब नीचे रखी और शियो को देखा जो एक्टिविटी रूम में घूम रही थी। वो पूछी बनी, क्या चिंता है? शियो ने उसकी तरफ एक झटके से देखा और कहा, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं कि MI9 को वाइस काउंट स्ट्रैटफोर्ड की एक अननोन औरत से क्लोज रिलेशनशिप के बारे में बताएं या उनसे छुपाकर रखें जब तक कोई फर्दर डेवलपमेंट ना हो। क्यों छुपाकर रखना चाहती हो? फॉर्स ने पहले पूछा, फिर अपना जवाब दिया। वाइस काउंट स्ट्रैटफोर्ड तुम्हारे फादर की मौत से रिलेटेड है, लेकिन तुम नॉर्मली उसे कन्फ्रंट करने का मौका या स्ट्रेंथ नहीं रखती। एक्सपोजर से डरती हो कि तुम्हारी मदर और ब्रदर पर असर पड़े, और अब वो अननोन औरत की वजह से एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। वो एक रिलेटिवली ईजी टू डील विद स्टेट में है। ये तुम्हारा मौका है, इसलिए तुम हेजिटेट कर रही हो, है ना? शियो कुछ देर चुप रही और फिर बोली, हाँ। फॉर्स ने किताब बंद की, अपनी फ्रेंड को घूरते रहते हुए सीरियसली कहा, जब तुम हेजिटेट कर रही हो इसका मतलब है तुम एक ऑप्शन की तरफ इंक्लाइंड हो चुकी हो। शियो ने धीरे से सर हिलाकर कहा, हाँ। फॉर्स ने अपने थोड़े लंबे कर्ली बालों को फॉन्डल किया और खड़ी हो गई, अपना राइट हैंड बढ़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा डिसीजन पता चल गया। ठीक है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? शियो को हेजिटेट करते देखते हुए वो हंसकर बोली, मैं सीक्वेंस 6 बियॉन्डर हूं। शियो के रिस्पॉन्ड करने का इंतजार किए बिना उसने आसपास देखा। अगर तुम्हें चिंता है तो हम अभी भी एडिशनल हेल्प मांग सकते हैं। वो इशारा कर रही थी कि वो टैरो क्लब के मेंबर से हेल्प मांग सकते हैं। शियो ने सोचा और एक्सहेल किया, अभी नहीं, पहले ट्राई करते हैं। अभी बाहर चलो और वाइस काउंट स्ट्रैटफोर्ड की मॉनिटरिंग कंटिन्यू करते हैं। अभी? फॉर्स चौंकी। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे क्रिस्टल बॉल यूज करके कुछ एस्ट्रोमेंसी करने दो ताकि डेंजर का लेवल कंफर्म हो जाए। कुछ काम के बाद उसने एक हाथ में प्योर क्रिस्टल बॉल पकड़ा और कहा, एक सर्टेन लेवल का डेंजर है। चैप्टर 1018 अनएक्सपेक्टेड। एम्प्रेस बोरो वाइकाउंट स्ट्रैटफोर्ड के मैंशन के पास। फॉर्स और शियो, जो ब्लैक ड्रेसेस पहनी थी, एक डार्क कॉर्नर में छुपी हुई थी। वो टाइटली क्लोज्ड मेटल गेट्स को इंटेंटली घूरते हुए पेशेंटली अपने टारगेट के अपीयर होने का इंतजार कर रही थी। आज रात बारिश नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्हें हार्श वेदर कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ा। स्ट्रीट लैम्प्स के पास पार्क्ड कैरेज ने उन्हें क्लियर कर दिया कि उनका पेशेंस रिवॉर्ड मिलेगा। सिर्फ टाइम की बात थी। एक अननोन पीरियड ऑफ टाइम के बाद गेट्स ने भारी मेटल ग्रोन निकाला और धीरे से खुली। एक फिगर ब्लैक क्लोक में झुके हुए सर के साथ अपीयर हुई।
वो कैरेज के पास गई और निम्बली कैरेज में चढ़ गई। क्या वो वही है? फॉर्स ने आवाज नीचे करते हुए शियो से पूछा। उसके पास वो बियॉन्ड द पावर्स नहीं थी जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से टारगेट की कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्टोर कर सके, और उसने उसे कभी देखा नहीं था। इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन या एस्ट्रोमेंसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी जजमेंट करने के लिए। शियो ने एफर्मेशन में सर हिलाकर कहा, हाँ। चुपके से बात करते हुए रेंटल कैरेज ने स्पीड बढ़ा दी और साइड गेट्स छोड़ दी। शियो तुरंत अपनी हाइडिंग स्पॉट से निकल गई, अपनी शेरिफ की बियॉन्ड द पावर्स और इंटेरोगेटर होने से मिली फिजिकल एनहांसमेंट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार, जॉगिंग करते हुए टारगेट को लॉक करते हुए। तुम क्या कर रही हो? उस पल फॉर्स ने उसके शोल्डर पर प्रेस किया, उसकी प्लान्स फॉइल कर दी। ट्रैक करो। शियो ने मुड़कर अपनी फ्रेंड की तरफ पजल्ड होकर देखा। फॉर्स ने रेंटल कैरेज को देखा जो उनसे कंप्लीटली पुल अवे नहीं हुई थी। थॉटफुली पूछा, तुम उसे ट्रैक क्यों कर रही हो? और हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि टारगेट के पास एक राधा पावरफुल बियॉन्डर है जो बैकलैंड ब्रिज एरिया में दाखिल होते ही तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है? बिल्कुल सही। शियो ने पहले दूसरा क्वेश्चन का जवाब दिया, फिर कहा, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ऑड है। किसी को ट्रैक करने का रीजन टारगेट की अपीयरेंस, आइडेंटिटी और मोटिव्स डिटरमिन करना है। फॉर्स ने अपना लेफ्ट हैंड शियो के शोल्डर से हटा लिया और एक स्माइल दिखाई। जब टारगेट एक राधा पावरफुल बियॉन्डर से प्रोटेक्टेड है तो हम बैकलैंड ब्रिज एरिया में ट्रैकिंग कंप्लीट करना मुश्किल होगा। हम उसकी रेजिडेंस नहीं ढूंढ पाएंगे और उसकी ट्रू आइडेंटिटी नहीं समझ पाएंगे। क्या तुम डायरेक्टली उसके गार्डियन से लड़ना चाहती हो? चाहे मेरी मदद के लिए मैं हूं, क्या तुम उस शख्स की स्ट्रेंथ के बारे में सर्टेन हो? कितने सर्टेन हो? क्या ये बहुत डेंजरस होगा? और हाँ, एक बार बैटल शुरू हो गई तो वो डेफिनेटली टारगेट को अलार्म कर देगा। ये वही है जैसे कैरेज को मिडवे में रोककर डायरेक्टली उससे कन्फ्रंट करना। ये तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉइल कर देगा। ये वाइकाउंट स्ट्रैटफर्ड को अलार्म कर देगा और उसे एक ऐसे प्रेडिकमेंट में नहीं आने देगा जिसमें तुम एक्शन लेने का मौका पाओ। अगर हम करते हैं तो फेलियर की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते तो फेलियर पक्की है। शियो ने एम्फसाइज किया कि उसे सिचुएशन पता है। वो सिर्फ एक अटेम्प्ट करना चाहती थी और मिडवे में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहती थी। इस पल रेंटल कैरेज पहले ही रोड के एंड पर दूसरी स्ट्रीट में मुड़ गई थी। फॉर्स ने उसे ग्रेजुअली डिसअपियर होते देखा, सर हिलाते हुए मुस्कुरा दी। नहीं नहीं नहीं, हमें अपनी थिंकिंग बदलनी चाहिए। हम पहले टारगेट की अपीयरेंस फिगर आउट करने की कोशिश करें। डे ब्रेक के बाद हम उसकी अपीयरेंस का यूज करके नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं बैकलैंड ब्रिज एरिया में, और फिर दूसरे चैनल से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तुम्हारे शब्दों का चॉइस बहुत प्रोफेशनल है, शियो ने सोचते हुए कहा। ऑफ कोर्स, मैंने पहले डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखे हैं। फॉर्स ने बिना किसी मॉडेस्टी के जवाब दिया। लेकिन टारगेट की अपीयरेंस कैसे फिगर आउट करूं बिना उसे अलर्ट किए? शियो ने सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन उठाया। तैयार? फॉर्स ने लेमनॉस ट्रैवल्स निकाली और मुस्कुराकर कहा, एलिमेंट्री साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करो जो मिस जस्टिस ने रिकॉर्ड की है। चाहे ऑड्री को कोई ऐसी सिचुएशन नहीं मिली जिसमें उसे लेमनॉस ट्रैवल्स इस्तेमाल करने की जरूरत हो, उसने क्यूरियोसिटी में उसे 3 बार रेंट किया। उसने रिकॉर्डेड बियॉन्ड द पावर्स के यूजेस और ट्रेड्स को स्टडी किया और उसने अपने बियॉन्ड द पावर्स उसमें रिकॉर्ड की। इसमें वो रादर यूजफुल साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी भी शामिल थी। उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में शियो और फॉर्स इंक्रीजिंगली सर्टेन थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा या कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशंस नहीं की। ये टैरो क्लब के दूसरे मेंबर्स के लिए बेसिक रिस्पेक्ट था। अपनी फ्रेंड का आंसर सुनकर शियो को रियलाइजेशन हुई और वो इंस्टेंटली इंस्पायर्ड हो गई। फॉर्स ने जारी रखा, इस पेज की बियॉन्ड द पावर्स का इस्तेमाल करने से तुम सभी सराउंडिंग क्रीचर्स के सेंसरी ब्लाइंड स्पॉट्स में आ जाओगी। वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे चाहे तुम उनके सामने कूद जाओ। इस तरह तुम डायरेक्टली कैरेज पर चढ़ सकती हो और टारगेट के सामने खड़ी हो सकती हो, ओपनली उसकी अपीयरेंस ले सकती हो और उसकी सारी ट्रेड्स याद कर सकती हो। मैं कभी-कभी सोचती हूं कि जो लोग साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं वो अनलकी हो तो ह्यूज क्रीचर्स जो आसपास से गुजरेंगे उनके हाथों क्रश होकर मर सकते हैं। बाद में ज्यादा शोर मत करना, किसी भी नियर बाय क्रीचर्स से बात मत करना, वरना तुम अटेंशन अट्रैक्ट करोगी। साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी को ऑटोमेटिकली डिस्पेल होने दो। हाँ, शियो ने सर हिला दिया। फिर उसने एक और इशू उठाया, मैं कैसे रोकूं कि कैरेज चलती वक्त टारगेट दरवाजा अचानक खुलता हुआ न देखे? फॉर्स के रिप्लाई का इंतजार किए बिना उसने तुरंत प्रेस किया, क्या तुमने डोर ओपनिंग बियॉन्ड द पावर रिकॉर्ड की है? गेस करो। फॉर्स ने मुस्कुराकर अपनी फ्रेंड को लेमिनॉस ट्रैवल्स दी और उसे बताया कि साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी और डोर ओपनिंग कौन से पेजेस पर है। ये सोचकर शियो तुरंत शैडोज के बीच दौड़ती हुई रेंटल कैरेज के पीछे भागी। जल्द ही उसने अपना टारगेट देखा, उसका राइट हैंड तुरंत कांप उठा। उसने ब्रॉन्ज ग्रीन नोटबुक से येलोइश ब्राउन गोट स्किन पेज रिवील किया।
उसने फिंगर्स जेंटली स्लाइड की और शियो ने देखा जैसे काउंटलेस रिपलिंग लाइट डीप लेक की सरफेस पर अपीयर होकर बाहर फैल गई। जब उसकी विजन नॉर्मल वापस आई, उसने स्पीड बढ़ाकर कैरेज के पास दौड़ लगाई। कुछ भी गलत न हो इसलिए शियो ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। कुछ वाइड स्ट्राइड्स के साथ उसने घोड़े को ओवरटेक कर लिया। फिर उसने मुड़कर ऐसा किया जैसे वो सड़क पार कर रही हो, लेकिन कैरेज ड्राइवर ने उसे नोटिस नहीं किया, ना ही उसने उसे चिल्लाया या घोड़े को रोका। साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी के इफेक्ट्स कंफर्म करने के बाद उसने स्पीड बढ़ाकर कैरेज के पास आई। ब्रीफ ऑब्जर्वेशन के बाद शियो ने लेमिनॉस ट्रैवल्स को फ्लिप किया और एक वाइट पेज रिवील किया जो स्ट्रेंज पैटर्न्स और सिंबल से ढकी हुई थी। फिर उसने अपना राइट हैंड बढ़ाया और कैरेज की सरफेस पर प्रेस किया। उसका फिगर इंस्टेंटली ट्रांसपेरेंट हो गया और वो अंदर अपीयर हो गई। ब्लैक क्लोक वाली औरत डायगनली ऑपोजिट उसमें बैठी थी, जैसे वो सोच में थी। ग्लास विंडो को घूरती थी जहां शियो खड़ी थी, लेकिन उसने अचानक इन्फिल्ट्रेट किए गए बाउंटी हंटर को नोटिस नहीं किया। इतनी क्लोज डिस्टेंस पर क्लोक नीचे होते हुए भी शियो उसका चेहरा क्लियरली देख पा रही थी। और हाँ, औरत बाहर चलते वक्त इतनी केयरफुल नहीं थी। उसका हर एक्शन रादर कैजुअल था, क्योंकि हुड सिर्फ उसकी आंखों पर था। इंस्टेंटली उसकी अपीयरेंस शियो की आंखों में रिफ्लेक्ट हुई, एक चेहरे से ओवरलैप करते हुए, जो अभी भी कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता था। ये शेरिफ की बियॉन्ड अ पावर थी। शियो की आंखें फैल गई, वो चिल्लाए बिना नहीं रह पाई। शर्मन? वो प्रेडिक्ट कर सकती थी कि जो औरत अक्सर वाइकाउंट स्ट्रैटफर्ड के रेजिडेंस में जाती थी वो रादर ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो औरत उसकी फ्रेंड शर्मन होगी। वो एक वक्त यंग मैन था। एक आदमी जो एंड्रोजिनस नहीं माना जाता था अब खूबसूरत लग रहा था। उसमें एक औरत की चाम थी। उस पल शियो शर्मन को साइज अप किए बिना नहीं रह पाई। वो उसकी फिगर को उस यंग मैन से जोड़ नहीं पा रही थी जिसे वो जानती थी। अगर उसके शरीफ बियॉन्ड द पावर्स कंफर्म नहीं करते कि सामने वाली शख्स शर्मन है, तो शियो डेफिनेटली इमेजिन करती कि उससे गलती हो गई। और फिर भी उसे शक था कि वो शर्मन नहीं बल्कि शर्मन की ट्विन सिस्टर है। सरप्राइज्ड क्वेश्चन सुनकर शर्मन को रियलाइज हुआ कि कभी कैरेज में एक और शख्स आ गया था, एक फेमिलियर शख्स, बाउंटी हंटर शियो दरहेचा। अब तक अपना नाम शर्मेन बदल चुकी वो पहले अलार्म्ड हुई, लेकिन ट्रिसी के ऑफन मेंशन किए गए शब्द इंस्टिंक्टिवली उसके माइंड में आ गए। तुम अपने पहले जाने पहचाने लोगों से नहीं मिल सकती। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे प्यारे को तुम्हारी पहली हालत का पता चल जाए? सिर्फ अपने कनेक्शंस कंप्लीटली सेवर करने से ही तुम दोबारा पैदा हो सकती हो, खुद को बचाने के लिए। ऐसे शब्द क्विकली शर्मेन के माइंड में फ्लैश हुए और एक टेरिफाइंग थॉट उसके थॉट्स में इमर्ज हुआ। उसे मार दो। ये थॉट ऐसा लगा जैसे अबिस से डिमन में आया हो, जो कॉन्स्टेंटली शर्मेन के कान में विस्पर कर रहा हो और उसके हार्ट में रेजोनेट कर रहा हो। उसे मार दो। इस शख्स को जो तुम्हें पहचानता है मार दो। सिर्फ ऐसा करने से ही तुम सच में पास्ट से बच सकती हो और प्रेजेंट ना खो। उसे मार दो। शर्मेन ने शियो के क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। उसका लेफ्ट हैंड धीरे से मुट्ठी बना और थोड़ा कांप उठा। शियो ने सामने वाले शख्स में इंटेंस इमोशंस को सेंस किया और कंफर्म किया कि वो शर्मेन है। तुरंत उसने चिंता से पूछा, तुम ऐसे कैसे बन गई? तुम इस दौरान कहाँ थे? क्या तुम्हें किसी चीज का सामना हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी? शर्मेन ने होंठ कांप पाए, उसका लेफ्ट फिस्ट थोड़ा ढीला हुआ और उसने सॉबिंग टोन में कहा, मैं पहले ही नई जिंदगी शुरू कर चुकी हूं। मुझे फिर से डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? मैं अभी जो कुछ भी पाया है वो नहीं खोना चाहती। मैं पास्ट में जाने पहचाने लोगों से नहीं देखना चाहती। जितना वो ज्यादा बोलती गई उतनी तेजी से ये ऑब्वियस था कि वो एक प्ली थी। शियो कुछ सेकंड्स के लिए चौंक गई, फिर शर्मन को घूरा। होठ पर्स करते हुए उसने कहा, ओके। वो और नहीं रुकी और कैरेज विंडो खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और बाहर कूद गई। शर्मन साइलेंटली ये प्रोसेस देखती रही और आखिर एक्सहेल करते हुए अपनी सीट पर दब गई, जैसे उसकी सारी स्ट्रेंथ चली गई हो। उसके लिए दिल के डीमन को कंट्रोल करना आसान नहीं था। इस पल उसने देखा कि एक फिगर रैपिडली थिन एयर से आउटलाइन होती हुई उसके पास अपीयर हो गई। द फिगर ने ब्लैक ओल्ड फैशन ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन इससे उसकी ब्यूटी और डिस्पोजिशन कम नहीं हुई। वो वहां चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसकी तरफ देखना इम्पॉसिबल था। डीमनिस ट्रिसी। तुमने उसे क्यों नहीं मारा? ट्रिसी ने मुस्कुराकर पूछा, कोई ग्लूमिनस रिवील नहीं किए बिना। ऐसा था जैसे आइडल चैट हो जिसमें वो पूछ रही हो कि कल रात उसने क्या पिया था। वो उन कुछ लोगों में से है जिन्होंने मुझे ऑस्ट्रेसाइज नहीं किया। उन्होंने मेरी मदद भी की। शर्मन ने शॉक में जवाब दिया, फिर फ्राउन किया। तुम यहां क्यों हो? ट्रिसी ने मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रही हूं। शर्मन के रिप्लाई का इंतजार किए बिना उसने कहा, लगता है तुम बाहर आते वक्त अच्छी मूड में थी। शर्मन ने याद किया जो हुआ था और बैशफुली बोली, शायद मुझे मदर बनने का मौका मिल सकता है। कहते हुए उसने अपने राइट हैंड से अपने स्टमक को टच किया। होठ के कॉर्नर्स कंट्रोल नहीं कर पाई।
मुझे लगा जैसे वो मुझे मार रहा है। शर्मेन अचानक फ्रीज हो गई और ब्लर्ट कर दिया, इतना जल्दी कैसे हो सकता है? उसे यकीन नहीं था कि आज प्रेग्नेंट हो सकती है। अपना रिएक्शन देखते हुए ट्रिसी और भी चार्मिंगली मुस्कुराई।